हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एमयू एमबीए 2026 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ इस एग्जाम से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। इस एग्जाम में जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल जो रिटन एग्जाम होता है आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जीडीपीआई आपका 25 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 1 मार्क्स मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है 0.25 की है। यहाँ पर हमने 3 इयर्स के पेपर का कंपैरिजन कर रखा है, 2024, 2025 एंड 2026। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि 28 क्वेश्चन यहाँ पे, 24 यहाँ पे है, और 50 क्वेश्चन जो है आपकी बार जो है 2026 में पूछा गया क्वांट से। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी बताऊंगा ऐसा क्यों हो गया है। ओवरऑल एबिलिटी के बारे में सारे जितने भी सेक्शंस है, 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। डीआई देखिए 2024 में 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2025 में डीआई से क्वेश्चन नहीं पूछा था, और 26 में जो है भी डीआई से क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब हम देख पा रहे हैं कि यार क्वांट में जो 2026 में है वो 50 क्वेश्चन पूछ लिया। ये कहीं ना कहीं जो जो भी एग्जाम कंडक्ट कराई होगी एजेंसी, उसकी मिस्टेक है। क्योंकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वांट से जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे एम यू एम बी ए के एग्जाम में, वो 25 पूछने चाहिए थे। पूछा कितना गया? 50। इसका मतलब जो 25 क्वेश्चंस रीजनिंग का था, वो रीजनिंग का भी क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछा, रीजनिंग का जीरो करके 25 और क्वांट का दे दिया। इस तरह से आउट ऑफ सिलेबस तरीके से पेपर बन गया है। आई होप कि 2026 में ऐसा ना हो। तो जो 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 जिस तरह से पिछले ये साल से पेपर पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पे एजेंसी को जो क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक अब की बार जो है एमबीए के एग्जाम में हुई है। अब हम बात कर लेंगे जो भी स्टूडेंट्स 2027 के टारगेट कर रहे हैं, तो अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 3500 जो हमारी बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही साथ एमयू एमबीए के लिए मॉक को भी अपडेट कर दिया गया है। और जो लोग का बेसिक मान ले क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उनके लिए हमारा जो एमयू एमबीए का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। ये मॉक टेस्ट और ई बुक और बैच है, इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको जैसे मैं क्लास को कंप्लीट करूंगा क्वांट के सॉल्यूशन को, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कि ई बुक में कैसे क्या क्या दे रखा है, मॉक में हमारा कैसा है, और हमारा जो ये बैच है एमयू एमबीए का ये कितना हेल्पफुल आपके लिए होगा, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए कह रहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नरेंद्र गोज 8 किलोमीटर इन द वेस्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ए, देन द मूव्स टू हिज राइट एंड गोज 8 किलोमीटर इन द एंड। कह रहा है ही गोज 25 किलोमीटर इन साउथ का, साउथ ईस्ट है ये, कह रहा है इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो फिर कह रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। हालांकि ये क्वांट का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्शन चैप्टर का। तो इसमें क्या कह रहा है कि नरेंद्र जो है 8 किलोमीटर जाता है इन द वेस्ट फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब यहाँ से ये वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, मान इस डायरेक्शन में जाता है, कितने किलोमीटर जाता है? 8 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है और राइट मुड़ता है, राइट भी मुड़ता है तो कितनी डिस्टेंस तय करता है? 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। फिर कह रहा है अब यहाँ जैसे वो पहुंचा, फिर कह रहा है कि यहाँ पहुंचने के बाद वो कह रहा है कि वो साउथ ईस्ट में जाता है। किसमें जाता है? साउथ। नीचे आप जानते हैं कि साउथ होता है, अगर यहाँ से देखें तो। इसके बाद देखिए कि ये आपका है ना, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो यहाँ जब ये पहुंचा है तो फुल बोला कि साउथ ईस्ट में जाता है, कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर, यानी ऐसे जाता है, ऐसे ही जाता है। कितनी दूर डिस्टेंस तक? पूरी डिस्टेंस दे रखी है 25 किलोमीटर। तो जरा पूछा है कि, आपसे पूछा कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, पहुंच गया यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपसे पूछा है। अगर मैं कहूँ ये वाली डिस्टेंस ए है, ये बी है, तो आपसे ए बी पूछ रहा है कि ए बी की डिस्टेंस क्या होगी। अगर यही 8 8 ना दे करके अगर 6 8 दिया होता तो 6 8 से ये मैं डिस्टेंस निकाल लेता 10, पूरी 25, ये आंसर 15 हो जाता।
लेकिन 8 8 दिया है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं इसको ओ मान लूँ, ए मान लूँ, ये भी एक एसी ले लूँ, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से जब आप एसी निकालोगे तो क्या लिखोगे? प्रेपेंड बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट लोगे थे। 8 का स्क्वायर करोगे, फिर 8 का स्क्वायर करोगे, तो कितना 128 आएगा, यानी कि आपका 8 रूट 2, 8 बाहर जाएगा तो 8 रूट 2 आएगा। 8 रूट 2 का मतलब हो गया, ये वाली जो लेंथ आएगी, अगर 10 था 6 8 होता, 8 रूट 2 आएगी। 8 रूट 2 का मतलब है 8 × 1.14, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप देख पा रहे हैं कि 32 2 11, और समझिए कि 9 के करीब में आएगी। कितने करीब में आएगी? 9 के, अगर आप देख पा रहे हैं। 32 8 11 8 9, 9 पॉइंट समथिंग आएगी। और 25 में से अगर 9 माइनस कर देंगे आप, तो कुछ मिला करके इस तरह से आएगी, डेसिमल में आएगी। कहने का मतलब क्या आएगी? डेसिमल में आएगी। तो जब डेसिमल में आएगी वाली लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आंसर जो हमारा होगा वो नन ऑफ दीज होगा। यहीं से आप समझ जाते, जब ये 8 रूट 2 आई, क्योंकि पूरी 25 है, तो 25 में से जब आप माइनस करोगे 8 रूट 2, तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा ना, ये सब तो हो गया ही नहीं, तो नॉन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि मेरा आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। पाइथागोरस बन गई, डायरेक्ट लेंथ दिख रहा है 8 रूट 2, सेम लेंथ थी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 8 रूट 2 में डेसिमल 25 में से 8 रूट 2 माइनस करेंगे तो डेसिमल में आएगा, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन के जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो सारी की यहाँ पे इस जो यूज की गई है। तो अगर आप बेसिक चीजें पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े होंगे, अगर आप हमसे जुड़े होंगे, तो हमने पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराए हैं, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन, अगर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, मान लो कोई स्क्वायर है, कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए। मान लेते इसकी साइड ए है, तो कह रहा है इसका स्क्वायर, जो स्क्वायर इसका एरिया, और इसका जो डायगोनल है, अगर मैं उस डायगोनल के साइड का कोई स्क्वायर, डायगोनल क्या होगा इसका, अगर मान लेते हैं ए साइड का है ये, इसका डायगोनल क्या होगा? मान लीजिए सब सारी साइड ए होंगी, इसका जो डायगोनल होगा, आप बोलेंगे सर A√2। सारा ओवरऑल पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है A√2 होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आप अगर कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, ये चीजें आपको पाइथागोरस थ्योरम से मालूम होनी चाहिए कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है A√2 होता है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू, माने टू माने इसकी बात कर रहा है, टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल है उस साइड, उतने साइड का, उतनी लेंथ का अगर कोई स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, तो उन दोनों के स्क्वायर में क्या, एरिया के स्क्वायर में क्या रेशियो होगा, निकालना है। ये तो सिंपल स्क्वायर, इसकी साइड ए है। एक अदर स्क्वायर है, जो कि जिसकी साइज उस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। तो दो स्क्वायर अगर आपके पास हैं, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? A² हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे। और सेकंड वाले का एरिया साइड दे रखा है √2, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। अगर इसकी साइड A√2 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये A² हो जाएगा, ये आप जगह √2 हट जाएगा, ये 2A² आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा, तो 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:2। तो दोनों के एरिया का रेशियो निकालना था, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई थिंक आप सारी चीजें यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आप जानते हो कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर बात करें तो इस तरह से रेक्टेंगल बनता है। अगर मैं कहूँ कि इसकी साइड अगर ए है, ये बी है, ये होता है इसका डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है इसका? √A² + B²। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से, इसका डायगोनल होता है √A² + B²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डायगोनल आ जाएगा। हालांकि सारे लोग इस चीज को जानते होंगे, ये आपका पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज किस तरह से निकलता है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल इतना एंड एरिया दे रखा है उसका। उसका एरिया कितना दे रखा है? उसका एरिया दे रखा 20। और उसका जो डायगोनल है, डायगोनल माने जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो √41 दे रखी है। तो आपसे पूछा है तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब आपसे पूछा 2a + b की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सब जहाँ फॉर्मूला ही लगाइए। आप डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल से करिए। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट ही तो एरिया कहलाता है। अगर आप बताइए अगर एरिया उसका 20 है तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है और उसकी जो है ब्रेथ कितनी हो सकती है, बताना है आपको। आप जानते हैं कि अगर 20 प्रोडक्ट है तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं? एक तो 2 हो सकता है, 10, इनका भी प्रोडक्ट 20 होता है। एक 4 × 5, इनका प्रोडक्ट 20 होता है। क्या 2 और 10 हम लेंथ और ब्रेथ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? जब 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसका जो डायगोनल दे रखा है ना √41, अगर लेंथ का स्क्वायर मान लेंथ 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 104, 104 का स्क्वायर √41 नहीं होता है। इसका मतलब है कि 210 तो नहीं होगा। अब हम 4 5 से चेक कर लें। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, दोनों का ऐड करेंगे तो √41 आ रहा है। यानी डायगोनल तो सेटिस्फाई हो रहा है। एरिया 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा। यानी जो जो आपका रेक्टेंगल है, जो आपका रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ और जो ब्रेथ है वो लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जो भी सेंटीमीटर दे रखा है, और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों लेंथ और ब्रेथ से जो है ये जो गिवन कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है। उनका जो डायगोनल हमने निकाला 41 आ रहा है, एरिया 20 आ रहा है। तो तुरंत क्लिक करके 4 और 5 दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको लेंथ ब्रेथ पता हो गई तो पेरीमीटर निकल नहीं जाएगा। पेरीमीटर क्या था? 2 टाइम्स ऑफ L and B। तो 5 + 4 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेरीमीटर निकल आएगा। 5 + 4 9 × 2 करोगे, 18 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सारे पेन फ्री हैं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। तुरंत आपको 5 4 क्लिक हुआ, 5 + 4 × 2 कर देंगे, तुरंत पेरीमीटर निकल आएगा। ये नहीं बैठ करके आप ए और बी निकाल रहे हैं। ए और बी निकालने की जरूरत यहाँ पे ये नहीं कि आप ये बहुत से लोग ऐसे करेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे √A² + B² वैल्यू दे रखे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि A² + B² की वैल्यू आ गई 41 और ए बी की वैल्यू दे रखा है 20। तो फॉर्मूला लगाएंगे A + B का होल स्क्वायर जो होता है वही होता है ना, A² प्लस है ना, फिर निकाल करके सॉल्व करेंगे ए माइनस जो भी फॉर्मूला लगा के। तो वो फॉर्मूला लगा के नहीं करना है। A - B का होल स्क्वायर लगाएंगे कि A - B का होल स्क्वायर जो होता है, फिर वही लगाएंगे A² + B² - 2AB, फिर वहां से सॉल्व करेंगे। तो अब वैसे आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस वाला इस्तेमाल आपको यहाँ पे नहीं करना है। A + B का स्क्वायर, A - B² स्क्वायर का इस्तेमाल ना करके हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए। सॉरी, A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB करोगे ना आप, तो A² + B² की वैल्यू दे रखी है कितनी? 41। और 2AB करोगे तो 40 हो जाएगा। तो मिला करके दोनों का आप ऐड करोगे 41 40 81 आएगा, 81 का स्क्वायर है ना। तो फिर यहाँ पर लोगे तो फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस हाँ, 40 81 फिर 9 आ जाएगा। A + B की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी तरीके से A - B निकालोगे, सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो मेरा कहने का मतलब था सिर्फ समझाना कि आपको 4 और 5 से ही सॉल्व करना है। इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। कह रहा है अगर जो टोटल कॉस्ट लगा है वो 26.5 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 5300 रुपये का कॉस्ट लगा है। फेंसिंग माना होता है कि चारों तरफ वायर घेरा गया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर? कि लेंथ प्लॉट की कितनी मीटर की है आपको बताना। रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका दे रखा है और कह रहा है कि उसकी जो 20 मीटर मोर देन ब्रेथ, जो लेंथ है 20 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से। सबसे पहली बात हम टोटल उसकी वो निकालने के हर कार टोटल उसकी लंबाई कितनी है। उस जो फेंसिंग जो वायर लगा हुआ है उसकी टोटल लंबाई कितनी, कैसे निकलेगा ये? आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट आपका पड़ा है 5300 रुपीज और 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है। तो हम आराम से यहाँ से अगर मैं 1 मीटर के कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो आप सीधे से दिख पा रहे हैं कि इसका 2 × 53 होता है। यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो 200 आ जा रहा है। कितना जा रहा है? 200। 200 मीटर जो आपका आया ये टोटल लेंथ आई। क्या है? टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ आ गई। आपसे क्या पूछा? अब हम वेरीफाई कर लेना है। आपसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर।
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन ब्रेथ, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतना पर मीटर, इतना दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर। तो टोटल लेंथ आपकी वायर की आ गई 200 मीटर। टोटल लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर। टोटल लेंथ का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। टोटल लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर होगा। अब इस हमारा टोटल लेंथ 200 मीटर है, अब उससे अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाए तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 200 मीटर के बराबर होगा। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ। तो टू, अगर मैं एल प्लस बी, यानी ये पेरीमीटर ऑफ होगा रेक्टेंगल, और ये इक्वल होगा 200 मीटर के। अब इसी चीज को दिमाग में रखकर तुरंत नहीं सॉल्व करना, डाट ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिए। आप सोचिए, खुद सोचिए। अब मैं क्या रखूं? क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी लेंथ ब्रेथ से आपका 20 मीटर ज्यादा है। लेंथ पूछा है आपसे। अगर मैं कहूँ कि उसकी लेंथ 60 मीटर है, मैं कहूँ अगर उसके ऑप्शन जाइए, अगर मैं कहूँ उसकी लेंथ 60 मीटर है, तो अगर उसकी लेंथ 60 मीटर है तो आप सोचिए ब्रेथ कितनी होगी, क्योंकि 20 मीटर ज्यादा है लेंथ ब्रेथ से, यानी ब्रेथ उससे 20 मीटर कम होगी, यानी 40 होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 60 प्लस 40 यानी 100 × 2 करेंगे 200 आएगा। 200 यहाँ पे गिवन भी है, यानी जो कंडीशन हमारी है वेरीफाई हो रही है। तो कंडीशन वेरीफाई हो गई तो मुझे डायरेक्ट मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 60। ये नहीं बैठ करके हम लेंथ को एक्स मान करके फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें। बहुत से लोग क्या करेंगे, आप बोल देंगे उसकी मान लेते हैं ब्रेथ, उसकी लेंथ मान लेते हैं कि एक्स है, तो ब्रेथ एक्स माइनस 20 कर देंगे, या ब्रेथ को बोल देंगे एक्स है, बोलेंगे ब्रेथ उसकी एक्स है तो लेंथ कह देंगे कि उससे 20 मीटर ज्यादा, एक्स प्लस 20। अब सबको दोनों को ऐड करके इसका 2 गुना करके बराबर 200 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपका। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40, कि जो कि ब्रेथ है, तो लेंथ आ जाएगी, इसमें 20 ऐड करेंगे 60 आ जाएगी। तो ये वाला मेथड आपको यूज ना करके आपको डायरेक्ट देख लेना ऑप्शन से, यार क्या 60 रखेंगे, 20 कम करके 40, वेरीफाई हो रहा, मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 दिया गया अगर आपसे, कह रहा है कि टैंक जो है, कह रहा है कि 25 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है, 6 मीटर डीप, यानी इस तरीके से आपका क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड इसी तरह का रूम नहीं होता आपका, छत उसके ऊपर ना लगी हो, कोई बॉक्स हो 3D वाला, जिसमें लेंथ हो, गहराई भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है उस तरह से उसको प्लास्टर करना है, वॉल को प्लास्टर करना, बॉटम को, और खर्च दे रखा है इतने हिसाब से कितना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि उसमें कितने 4 वॉल होंगी, एक सामने वाले, इधर सामने वाले, फिर इधर सामने, फिर इसके पीछे रहेंगी। अगर आप क्यूबॉइड पढ़े हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है मेंसुरेशन के चैप्टर में कि जो वॉल का एरिया होता है, अगर सामने सामने 2 वॉल होती हैं, एक होता है 2 LH, एक LH होता है, LH 2LH हो गया, दो एक का LH, सामने वाले का LH होगा 2LH होगा, 2BH होगा, और साथ ही साथ जो बॉटम का एरिया होता है वो L × B होता है। अगर मैं इसमें 2H कॉमन ले लेता हूँ तो L + B आएगा, और प्लस L × B। यही आपका पूरा एरिया होता है किसका? उस पूरे जो आपका टैंक है उसका एरिया हो जाएगा 2H L + B इंटू। अगर ये चीज किसी को समझ में ना आ रही हो तो मेंसुरेशन जब आप पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपका किसी को बैठ का एरिया कितना होता है, जाके देख लीजिएगा। सारी चीजें पता है, पुट कर दीजिए आप। और 2 × H की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 6 मीटर, 6 लिख दीजिए। L + B करिए, 25 12 ऐड करेंगे 37 आएगा। और इधर अगर आप L × B करते हैं, 25 × 12 करते हैं तो 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 12 × 37 करें 360, और 84 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 444। तो 444 और 300 ऐड करेंगे तो 744 आएगा। देखिए इतनी तेजी से आपको भी करना पड़ेगा। 744 जो आपका मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है। कॉस्ट दे रखा 75 के हिसाब से है, तो पूरा कॉस्ट निकाल नहीं जाएंगे आपका। तो अगर पूरा एरिया निकल गया, और 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 75 पैसे, का रुपए में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो देख लीजिएगा। 25 थ्री जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 2 आएगा, फिर ये 6 आएगा, मल्टीप्लाई 186 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 आ जाएगा, और 3 8 24, एक 25, यानी 558 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 558 मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ करना है ही नहीं, एरिया निकाल करके इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इतना, देन पेरीमीटर। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको ओरली पता होना चाहिए, a√2 होता है। a√2 की वैल्यू दे रखा आपका 20। आपसे पेरीमीटर पूछा, पहले ए निकाल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ये 2a² की वैल्यू हो जाएगी 400। यहाँ से कैंसिल करेंगे दो, कितना आ रहा है देख लीजिए। ये अगर डायरेक्ट निकाले तो मैं स्क्वायर नहीं कर तभी निकल जाता, चलिए कोई बात नहीं। अगर 2 से कैंसिल करेंगे 200 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो 10√2 आ जाएगी। हालांकि इसको आप यहीं डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे ए की वैल्यू आती है 20/√2 आती, और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो नीचे √2 2 हो जाता है, 2 इसको कैंसिल कर देता, 10√2 आपका डायरेक्ट आ जाता है। तो ले इसकी जो साइड आ गई a√2, मतलब 10√2 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देन इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, तो साइड साइड 10√2 है, तो 4 इंटू साइड करेंगे तो 40√2 आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 40√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा फाइंड रेशियो द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। देखिए इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है। सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के अंदर सर्कल बन सकता है इस तरह, स्क्वायर मान ले कोई आपका है इस तरह से, तो अब इसके अंदर कोई सर्कल बना दीजिए, इन सर्कल हो गया। मान लिया आपका स्क्वायर इस तरह से, और बाहर से कोई सर्कल आपका बन जाएगा, तो ये आपका सर्कम सर्कल हो गया। यहाँ पर जो रेडियस होती है, आप देखिए ये वाला डायगोनल होता है इसका, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो डायमीटर होता है सर्कल का। और यहाँ पर जो पूरी साइड होती है स्क्वायर की, वो यहाँ पे डायमीटर होती है स्क्वायर की, यानी यहाँ पे साइड जो डायमीटर होगी यहाँ पे डायगोनल डायमीटर होगा। ये चीज आपको दिमाग में हो जानी चाहिए। तो यहाँ से मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अब यहाँ पे अगर साइड में बोलूँ ए है, अगर मैं साइड बोलूँ ए है, तो अगर ये सेंटर है तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, a/2। यानी इन सर्कल की जो रेडियस होती है a/2 होती है, इन सर्कल है ना, इन सर्कल ऑफ स्क्वायर की रेडियस a/2 होती है। अब यहाँ डायगोनल जो होगा स्क्वायर का आप जानते हैं √2 होता है, तो a√2 का वहाँ यहाँ पर मैं कहूँ रेडियस कितनी होगी, सर्कम सर्कल कैपिटल R है, तो आप बोलेंगे क्योंकि पूरा डायमीटर है √2 पूरा, यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, a√2 का आधा कर देंगे। तो यहाँ से दोनों चीज आप समझ भी गए कि इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस पता तो एरिया आसानी से निकालने ले जाएंगे। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 आएगा रेशियो, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² × 2/4 आएगा, है ना। ये 4 4 कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, तो 1:2 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल की दे रखी है, कह रहा है 5 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, और पूरे एरिया दे रखा 750। जरा बताइए कि हॉल की लेंथ क्या है। इसको भी ऑप्शन से करिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में, इसीलिए कंपटीशन, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें बहुत लगा, जरूरी नहीं फॉर्मूला लगा के लगाया गया, ऑप्शन से वेरीफाई करा लीजिए। कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो 5 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ बताइए कितनी होगी। क्या 20 होगी ऑप्शन, चलिए अगर मैं कहता हूँ लेंथ मान लेते हैं 20, अगर मैं लेंथ को 20 ले लेता हूँ, तो चूंकि वो 5 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ 5 मीटर कम होगी, 5 मीटर यानी 15 होगी। यानी अगर ये एल है ये बी है, तो एरिया जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 300 आएगा 20 × 15 करेंगे तो, जो कि नहीं है क्योंकि 750 है। इसका मतलब ये है कि जो वाला ये वाला आंसर तो नहीं होना चाहिए। क्या 25 होगा, अगर लेंथ को 25 मानते हो, 25 लेते हो, तो ब्रेथ को 5 कम लोगे, यानी 20, 5 का माने 20 लोगे, यहाँ से एरिया निकालोगे तो 500 आएगा, जबकि 750 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी कि ये भी नहीं होना चाहिए। क्या 30 पे होगा, देख लीजिए। अगर आप 30 लेंथ ले लेते हो, तो 30 अगर इसको लोगे तो 5 इससे कम ले लो ब्रेथ को, क्योंकि 5 कम है ब्रेथ लेंथ से, 25।
यहाँ पे एरिया आपका 750 जो कि वेरीफाई हो रहा है। क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं वो चीजें बताऊंगा जो कि लॉजिक से लग जाए। जरूरी नहीं है कि हर जहां आप वही फॉर्मूला लगा करके लेंथ एक्स मान करके पूरा बना करके सॉल्व करिए, क्या जरूरत है। तुरंत इस तरह से करना सीखिए। और ये एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन इसी को कहा जाता है। क्या द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब ये साइड अगर इंक्रीज बाय 20%, डायरेक्ट लगाइए इसको, एक्स वाई से आप जानते हैं कि अगर कह रहा कि अगर कितना एरिया अगर लेंथ और वो कह रहा इंक्रीज कर जाए, इस साइड इंक्रीज कर जाए रेक्टेंगल की 20%, तो 20-20% बाद आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 20% लेंथ बढ़ा दिए 20% अगर ब्रेथ बढ़ गई तो एरिया कितना हो जाएगा? 20 + 20, तो 20 × 20/100 या 40 आ जाएगा। या 400/100 करेंगे 4 आ जाएगा, तो यानी 44% आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। x + y + xy/100 सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन से आगे चलते हैं हम लोग। 10 देकर रखा, मैन वॉक डायगोनली अक्रॉस ए स्क्वायर। कोई स्क्वायर है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कोई स्क्वायर है आपका। कह रहा है कि देखिए अब यहाँ से मान लो हमको यहाँ पहुंचना है। मान ली पॉइंट A B C D। मान लो हमको डी से चल के बी पे पहुंचना है, तो हम कैसे जा सकते हैं? इस तरह से जा सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी हमको अगर अगर आपको डी से बी तक जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? कितना डिस्टेंस? डी से सी जाए फिर सी से बी जाए, यानी टोटल हम जो डिस्टेंस तय करेंगे यहाँ पे कितनी का तय करेंगे, करनी पड़ेगी हमें, वो 2a। लेकिन हम एक डायगोनली थ्रू जाए, हम डायरेक्ट D to B चले जाए डायरेक्ट इस तरह से, तो अगर डी से बी जाना दो रास्ता है, डी से सी, सी से बी, या डायरेक्ट D to B। डायरेक्ट डी से बी जाएंगे तो आप डायगोनल के थ्रू जाएंगे, और डायगोनल की लेंथ आप जानते हैं √2 होता है। तो अगर हम डायगोनली जाएंगे, समझ में आ रही है? अगर हम डायगोनल के थ्रू जाएंगे तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे √2 करेंगे। तो वही कह रहा था कि कितना परसेंट जो है डिस्टेंस आप सेव कर लेते हो जब आप किनारे के एज के अकॉर्डिंग नहीं चलते, यानी इस तरह से नहीं चलते हो डी से सी, सी से बी ना जा करके जब आप डायरेक्ट जाते हो, तो कितनी डिस्टेंस जो है आप यहाँ पे अपनी सेव कर लेते हो, ये आपको बताया है, पूछा है। तो निकाल लो परसेंटेज चेंज क्या होता है। अगर मान लो देखिए अगर हम एज के थ्रू जाते तो डिस्टेंस सेव करेगा, वो करेगा देखिए अगर आप एज के थ्रू जाएगा तो 2a माइनस डबल ली जाएगा तो A√2। A√2 का मतलब होता है, इसको मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से। A√2 का मतलब लिख दीजिए आप, √2 की वैल्यू लिख दीजिए 1 पॉइंट मान लेते हैं 4, 1 4 होती है, 4 1 ले लेते हैं। A/2a × 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे, 2a में से 1.14 निकालेंगे तो 0.59 आएगा। क्या आएगा? 0.59। A/2a × 100 करेंगे, कैंसिल करेगा, × 100 करेंगे तो 59 हो जाएगा। और 59 का 2 से डिवाइड करके 29.5 आएगा, जो अप्रोक्सली जो हम लोग ले लेंगे 30% के ले लेंगे। मेरा आंसर हो जाएगा 30%। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतना। और फिर इसको कह रहा है कि स्क्वायर के फॉर्म अगर हम स्क्वायर इससे बना दें तो उसका एरिया क्या होगा। इजी क्वेश्चन ये भी है। भाई कोई वायर है, अगर उसके अगर मान सर्कल बनाया गया है और उसका रेडियस दे रखा है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो पूरे वायर की लेंथ होगी। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का 2πr, तो 2 × पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर है 56, आर आपका 56 है। यहाँ से अगर निकालते हैं 7 8 जा, तो 16 × 22, ये टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की। अगर इससे आप स्क्वायर बनाओगे तो जाहिर सी बात चार साइड इक्वल साइड में डिवाइड करना पड़ेगा इसको, इस पूरी लेंथ को। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको उस स्क्वायर की साइड निकल के आ जाएगी 4 4 जा, यहाँ पे 88 आ जाएगी। 88 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर होगा साइड वाला, हर साइड 88 मीटर की स्क्वायर होगी। ये भी 88 मीटर का, ये भी 88, ये भी 88, ये भी 88। आपसे क्या पूछा है? एरिया निकालना, तो एरिया निकल नहीं जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 88 का स्क्वायर कर लो।
स्क्वायर करोगे तब या 88 का स्क्वायर करो या फिर डीएस लगा दो। आठ आठ कितना होता है 16 यानी 16 यानी सेवन, सेवन का स्क्वायर करोगे 49, 49 का मतलब 9 + 4 करोगे तो डीएस कॉन्सेप्ट जान पढ़ना जी नहीं पढ़ा है। इसमें अगर डीएस लगाओगे तो 4 आएगा, कैसे आएगा जाकर डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। आठ आठ का 16 करेंगे, 16 मतलब 7, 7 का स्क्वायर 149 होता है और 49 में 9 4 फिर 13, 13 में 1 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, जिसका डीएस 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन पे जाइए, देखिए कौन सा डीएस किसका 4 होता है। देखिए कौन सा डीएस इसका 4 होता है, देख लीजिए। 7 7 14 18 4 22, इसका डीएस तो 4 हो रहा है। बाकी देखिए 8 8 4 12 4 16 8 24 का डीएस 4 नहीं है। इसका 16 यानी 7 है, इसका 5 4 9 कैंसिल, इसे डीएस 4 नहीं, मेरा आंसर हो जाएगा। डीएस देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर लेंगे, नहीं आता तो 88 का स्क्वायर करिए जा करके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ एंड वाइड ब्रेथ को ट्रिपल कर दिया जाता है, बताइए कितना चेंज होगा एरिया में। आप कुछ भी लेंथ ब्रेथ मान लो, अपने आप से निकल जाएगा ये। लेंथ तो हाफ किया था, माने तो लेंथ इसकी 2 है, क्योंकि हाफ करने में आसानी होगी। तो लेंथ को हाफ कर दिया जाता है एंड कह रहा है हाफ एंड वाइड ब्रेथ इज ट्रिपल। मान लेंथ 2 है और ब्रेथ इसकी मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, एक ले लो। तो कह रहा है लेंथ को, अगर आप कह रहा है कि लेंथ को हम हाफ कर देते हैं, तो लेंथ को जब आप हाफ करोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1। हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगी। अब ब्रेथ को अब कह रहा है 3 गुना कर दें, इसका 3 गुना करेंगे तो ब्रेथ हो जाएगी 3। तो शुरू में लेंथ और ब्रेथ कितनी थी, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगी। अब जो लेंथ ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 1 × 3 करेंगे तो इंटू ब्रेथ एरिया निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना चेंजेस हो गया, 2 से 3 हो गया, कितने का चेंजेस है जरा बताइए। 2 एरिया था, 3 हो गया, इंक्रीज कर गया। एक था कितना, 2, तो 1/2 करेंगे तो 50% मेरा आंसर हो जाएगा। आप भी इसी तरह से आइज्यूम करके लगा सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेंथ को हाफ करना है, ब्रेथ को ट्रिपल करके देख लीजिए कितना हो रहा है। 2 1 ले लीजिए, जो भी आपका मन करे ले लीजिए। आप 4 6 ले लीजिए, कुछ भी ले, 4 2 ले लीजिए, तो आराम से आप निकाल ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 50% आपका आंसर हो जाएगा। एकदम हैंग कर रहा है क्या बोलूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करें। क्या इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 42 एंड देयर प्रोडक्ट कितना दे रखा है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज कितना होगा। सबसे पहली बात, अगर सम ऑफ द नंबर टू नंबर कितना दे रखा है, इसको भी आपको ये नहीं कि आपका वो जो a + b का होल स्क्वायर से लगाएंगे, इसको भी आपको ऑप्शन से लगाना है। किससे लगाना है, ऑप्शन में करके। कैसे लगाएंगे भी बताता हूँ मैं। बैठ करके कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए सम ऑफ टू नंबर है, फिर 42 है, मान लीजिए a + b की वैल्यू 42 है। कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट a × b 437 है। आपसे पूछा क्या है डिफरेंस, a - b की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली बात ये है, हम मान लेते हैं a - b की वैल्यू 3 है। हम इस ऑप्शन लेके चलेंगे, अगर a - b की वैल्यू, अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 चीज लेंगे, सोचो जरा। अगर a - b को 3 ले लेंगे तो अगर दोनों को सॉल्व करके सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे। दोनों ऐड करेंगे, प्लस b - b कैंसिल होगा, 42 3 45, 2 1 किलो 45 डेसिमल में आ जाएगी। डेसिमल हमको 45 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लेना है, चला गया। क्या 4 ले सकते हैं, जब ये -b की वैल्यू यहाँ पे 4 ले लोगे, 2 के बजाय क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट आपने 4 ले ली। जब आप 4 लोगे तो ऐड करोगे तो 42 4 46 आ जाएगा। तो 2 a की वैल्यू 46, 46, a की वैल्यू आ जाएगी 23। a की जब 23 आ जाएगी तो b की जो आ जाएगी, और माइनस करोगे, अब 23 माइनस करोगे क्योंकि a + b 42 है। अगर आपका a 23 तो b कितना है, उन b माइनस कर दोगे इसमें से 42 में से, तो 12 में से 3 गए 9, 3 से 2 19 आएगा। अब अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हो आप, 19 तीनों का, तो 93 जब 57 आएगा 5, 19 48 और 5 43, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। क्या किया मैंने कहा भाई a + b 42 आपको दे रखा है। a - b को मैंने कहा 3 पे देखा डेसिमल आ रहा था, नहीं कर रहा था। a + b अगर -b 4 लोगे, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 42 4 46 46। a + b = 42, a - b = 4, इसको सॉल्व कर लेना।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 23 आएगी। अगर ए की 23 तो बी की 19 हो जाएगी। तो 42 में से 23 माइनस कर लोगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लो, क्या 437 आता आ रहा है, मेरा आंसर हो गया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हम ए प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। 14 देखिए, अगर द मोड ऑफ द डाटा का 18 मीन इतना दे रखा है, मीडियन निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है। मोड क्या होता है? मोड होता है 3 मीडियन। क्या होता है? 3 मीडियन -2 मीन। रख दो, यही आ जाएगा। मोड दे रखा है, द मोड ऑफ डाटा 18 दे रखा है। 3 × मीडियन, एंड मीडियन दे रखा है, मीडियन निकालना 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और 2 टाइम्स ऑफ मीन 24 है। ये -40 उधर जाके ऐड कर लेगा, 48 8 कितना 56 66 आएगा। तो 18 + 48 मिल करके देगा, इधर 40 डिवाइड के ऐड कर देगा तो 66 हो जाएगा। और 3 टाइम्स ऑफ मीडियन आएगा इधर। यहाँ से अगर आप मीडियन निकालोगे, 66/3 करोगे 22 आ जाएगा। तो आपका 22 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन देखिए। तो 15 देखिए क्या कह रहा है। वेरिएंस ऑफ द डेटा। वेरिएंस ऑफ डेटा कैसे निकलता है? सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। सबको ऐड करो, 2 4 6 एवरेज तो साफ, 2 4 6 8 10 लगातार आपका समझ रहे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और तो बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। यही क्या हो जाएगी तुम्हें, 5 टर्म है, 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर, बीच वाला एवरेज हो जाएगा। यार सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करो, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करो, या बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज। अब क्या करना है? वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अब ये 6 में 2 का डिफरेंस निकालो। 6 2 का डिफरेंस कितना होता है? 4 4 का स्क्वायर करो 16। 4 और 6 का डिफरेंस 2 होगा, स्क्वायर करोगे 4 आएगा। 6 6 से 0 हो गया। 8 और 6 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। 10 और 6 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। सबको ऐड कर लो, 16 16 32, 4 36, 4 40, कितना हो गया? 40। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 5। 40 को 5 से डिवाइड कर दो, 8 आपका आंसर हो जाए। तो इस तरह से आपका वेरिएंस निकलता है। तो वेरिएंस होगा 16। देखिए अगर आपसे 16 देखिए, आपका स्टैट का क्वेश्चन है। इसमें जो सम ऑफ डेविएशन होता है आइटम अबाउट अर्थमेटिक मीन ऑलवेज इक्वल्स टू, जो आपने अगर आपने स्टैट्स पढ़ रखी है तो डायरेक्ट आपको जाना चाहिए। आपको इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0 होता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। 17 भी देखिए, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा, अगर आपने स्टैट्स पढ़ रखी है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू 1 - 6, रो इक्वल्स टू होता है 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। 18 देखिए क्या कह रहा है। 18 में आप जानते हैं कि जो पाई चार्ट होता है पूरा डिग्री कितने में 360 डिग्री का बनता है, और परसेंटेज में कितने के इक्वल होता है? 100%। यानी जो 100% बराबर होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 10.45% कितने डिग्री के बराबर? इसी को सॉल्व करना है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 100 बराबर करने के हैं, अगर आप देख पा रहे 10 या 36 हो जाएगा। तो 36 × 10.45 अपॉन 10 कर लीजिएगा, कितना जाएगा? /10। यही आपका आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे 18, ये 5, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा, और इधर आ जाएगा 09। ठीक है, 2.09 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स अगर आप देख पा रहे हैं कितना रहा, 18 9 162 2 16, तो 37.62 के करीब में आ रहा था। 38 डिग्री हम लोग जो आंसर कर देंगे। तो अप्रॉक्स जो आएगा आपका 38 डिग्री, यानी कि 100% की वैल्यू 360 है। तो 10.45% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। हालांकि सब क्वेश्चन हम लोग डीआई में किए हुए हैं। करा वैल्यू ऑफ के फॉर एक्स माइनस, करा वैल्यू ऑफ के फॉर विच x-1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - k। अगर x-1 अगर फैक्टर है किसका? x³ - k का, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स इक्वल्स टू 1 रखने पर वैल्यू 0 पुट करेगा। एक्स पे वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दी तो 1³ - k इक्वल्स टू 0, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 1। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग जो है इसको किए होंगे, है ना। तो जो इजी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपसे।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x+1/y। दो इक्वेशन दे रखी है आपको, x+1/y की वैल्यू दे रखी है 2, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन आपका है 2xy-3y = पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, x को इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 1/y। x की यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए सेकंड वाली इक्वेशन में। ये हो जाएगा 2 × x की जगह लिख दीजिएगा आप 2 - 1/y, और इंटू देख रहे हैं y है पहले से ही, -3y = -2। मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहाँ पे, जब 2 × 2 = 4, और y देखिए y भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 × 4 इंटू वाई करेंगे तो 4y। अब 2 का -y में करेंगे, फिर इंटू वाई करेंगे तो y कैंसिल होगा, और 2 का -1 में हो जाएगा तो -2। डायरेक्ट में देखिए लिख दिया हूँ। देखिए ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, 2 × -1/y इंटू वाई जो बाहर है, ये y कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। और इधर ये -3y की वैल्यू हो जाएगी -2, तो 4y में से 3y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा। ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो +2 और -2 यानी दोनों कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। तो 4y - 3y y आ जाएगा, y कुछ बचेगा नहीं, 0 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर 0 आ गई, अब किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट करें, मान लें y यहाँ 0 पुट करेंगे, तो x+1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड है, यानी x यहाँ से निकल नहीं पाएगा, इसकी वैल्यू जो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ भी y 0 रखोगे, यहाँ भी y 0 रखोगे, देख रहे हैं कि पूरा इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो दो इक्वेशन दे रखे थे, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सोल्यूशन का मतलब हो गया कि 0 सोल्यूशन हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप जो है समझ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स कह रहा है 2 hours मोर देन सुरेश। अगर कह रहा है कि डबल स्पीड कर देता तो 1 घंटे कम लेता है। देखिए कह रहा है कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, अमित कह रहा है कि 2 घंटे ज्यादा लेता है सुरेश से, अगर ज्यादा लेता है नॉर्मली चलता है तो। लेकिन अगर अमित अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो 1 घंटे जो है कम लेता है सुरेश से। तो बताइए अमित की स्पीड क्या है, ऑप्शन से लगा दीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं डिस्टेंस 30 है, तो हम मान लेते हैं क्या अमित की स्पीड 5 है, तो 30/5 करते तो कितना घंटा लगता है, 6 घंटा लगता। अगर डबल कर देगा अपनी स्पीड को, तो 10 कर देगा मान लेते हैं, तो 30/10 3 घंटा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब डबल कर देता है, तो आपसे कह रहा है कि डबल स्पीड 1 घंटा कम लगता है सुरेश को, नहीं तो सुरेश को टाइम लगेगा कितना लगेगा, इस हिसाब से जो सुरेश को टाइम लगेगा 1 घंटा कम है 2 घंटा लगेगा। सुरेश को टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा टाइम लगेगा इस हिसाब से। बात समझेगी। नहीं, सुरेश को लगेगा 4 घंटा लगेगा, क्योंकि अमित को 1 घंटा कम लगता है, सुरेश को 1 घंटा ज्यादा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो वही आपसे कहता है अच्छा, अगर 4 घंटा सुरेश को लगेगा, और नॉर्मली आपसे कह रखा है कि जो अमित को टाइम लगता है वो 2 घंटा सुरेश से ज्यादा लगता है। जाहिर है, देखिए ये 6 घंटा यहाँ इसको लग रहा है, 4 घंटा सुरेश को लग रहा है, तो कितना जनरली ज्यादा लग रहा है अमित को यहाँ पे, अमित को ज्यादा लग रहा है यहाँ से 2 घंटा ज्यादा। ये जो 4 घंटा टाइम आया है ना, ये सुरेश का नॉर्मल टाइम, ये अमित का नॉर्मल टाइम है। ये अमित का नॉर्मल टाइम है जब वो अपनी स्पीड से चलता है, नॉर्मल टाइम। तो आप देख लिया अमित के नॉर्मल टाइम में और सुरेश के नॉर्मल टाइम में डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 घंटे का आ रहा है, दिख रहा है, वेरीफाई हो रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल ले जाएंगे, है ना। चलिए, ये समझ गए कि नहीं, 6:30 के हिसाब से 5 की स्पीड लेके चला, उससे वेरीफाई कर दिया। 22 देखिए क्या कह रहा है, the wicket taken by the bowler in 10 cricket match as follows, find the mode of the data। मोड ऑफ द डेटा मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा टाइम्स आया, तो दो देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार आया है, 3 टाइम्स, सबसे ज्यादा वही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला है 24। ये भी देख कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू नो द ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट जो टेंडेंसी मेजर होगी वो मोड होगी।
और 25 का जो आंसर होगा, क्या रेशियो ऑफ द सोनू और मनु की जो एज का रेशियो दे रखा है 4:3 दे रखा है। यहाँ पर सोनू या का मोनू है, ये 4:3 का रेशियो है इन दोनों के बीच। 6 साल बाद सोनू कह रहा है कि 26 साल का हुआ, 6 साल बाद अगर 26 साल का होगा तो प्रेजेंट में कितने साल का है वो? 20 साल का। और प्रेजेंट में एज जो है 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू 20 ईयर्स है, एक की 5। तो मनु की जो एज हो जाएगी, एक की 5 तो 3 की निकल नहीं जाएगी, 3 × 5। तो मनु की जो प्रेजेंट एज होगी वो 15 ईयर्स होगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर्स 1 to 284, ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपका एमयू का लेवल किस तरह से इस बार आया था, आपको सारा अंदाजा लग रहा होगा। नंबर सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। कह रहे कि 1 2 1 2 8 4 और 8 6 5 5, कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 का नंबर क्या होगा। तो आप जानते हैं, जब सेम रिमाइंडर्स फाइंड आउट करता है तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, वो मैं लिख देता हूँ कि 12,284, उस रिमाइंडर को अगर इसमें से माइनस कर दीजिए। 8 6 मानते हैं कि आर रिमाइंडर आया था आपका, तो उस आर रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो ये जो नंबर्स आएगा, इनका जब आप क्या निकाल लेते हैं, इनका तो निकाल लीजिए कि कह रहा है कि सेम रिमाइंडर फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। दोनों का नंबर्स निकल गया, आप क्या करिए, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे आप, तो देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 12,284 में से 8 6 5 5 माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे देखिए बचेगा 2 में से नहीं जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 11 में से 3,629 आ जाएगा। अब कह रहा है कि अब देखो, व्हेन डिवाइड सर्टेन नंबर 3 डिजिट्स लीव द सेम रिमाइंडर फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट। ऐसा कौन सा नंबर जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा? सबसे पहली बात ये है, अब इसका फैक्टराइजेशन करिए। आप क्या करिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए। जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 3 9 2 9, देखिए 9 9 कैंसिल हो रहा है, इसका 3 से भी डिविजिबल नहीं डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी के पूरा मैंने आपको पढ़ाया रखा है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। 4 से देखिए नहीं डिवाइड होने वाला, क्यों नहीं होगा, जाकर डिविजिबिलिटी पढ़िए, फिर लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। तो ये 4 से नहीं है, 5 से है भी नहीं, 6 से, 2 से नहीं, 3 से नहीं, तो 6 से होगा ही नहीं। 7 से देख पा रहे हैं, और नहीं, भी 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है। जब 4 से नहीं, 2 से नहीं, तब 8 से कहाँ से होगा? तो आप देख पा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर डिवाइड होगा वो किसी न किसी प्राइम नंबर से होगा। जब आप प्राइम नंबर पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं, पहले हम 11 से चेक करेंगे। तो 11 से हम चेक करेंगे, देखेंगे 3 2 5, 15 में से 5 जाएगा 10 आएगा, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है। 13 से चेक कर लेंगे, 13 2 26 आएगा 10, और 2 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 11 13 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको हम 19 से डिवाइड, 17 से चेक कर लीजिए, 17 से 34 2 नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 19 से, देखिए नहीं हो रहा है, 19 से चेक करिए, 19 वन जा 19, वन जा 19 करेंगे, 17 आएगा, 172 जाएगा, 19 9 जा 171, एक कैरी जाएगा, 19 बचेगा, 19 वन जा 19। इसका मतलब ये जो डिवाइड हुआ है वो 19 से हुआ, इसका मतलब इसका दो फैक्टर हो गया, 191 और 19। अब आपसे पूछा था कि क्या, आपसे पूछा था कि इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करने वाला बताइए, वो नंबर बताइए जो 3 डिजिट्स का हो। तो 191 आपका 3 डिजिट का नंबर जिसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, 3 डिजिट्स का जो नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 191। तो पूछा था क्वेश्चन, द नंबर जो अगर डिवाइड बाय सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स लीव द सेम रिमाइंडर फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, वो नंबर आपका आ जाएगा 191। ये तरीका होता है, प्रोसेस होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, सारी नंबर सिस्टम में क्लासेस में पूरा अच्छे से कराया गया है। तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12 16 18 एंड लीस्ट रिमाइंडर 9 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। कह रहा बट व्हेन डिवाइड बाय 27 तो कोई रिमाइंडर नहीं बचती। क्वेश्चन में कह रहा है जब हम किसी नंबर को 12 16 18 19 से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर देता है हर एक केस में, लेकिन 27 से कोई रिमाइंडर नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बताइए इसमें से कौन सा नंबर है, जरा बताइए। इसमें से जो भी नंबर होगा, कह रहा है एंड लीव्स सेम, मैंने लीव्स 9 एज अ रिमाइंडर दे रखा है, 9 रिमाइंडर देता है इस केस में। तो जो अगर हम रिमाइंडर को इसी में से माइनस कर दें, अगर हम रिमाइंडर को इसी में से माइनस कर दें,
तो वो नंबर जो आएगा वो 12 और 16 एंड 18 से वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या हो जाएगा ये? वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर 12 16 18 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर आता है, तो उस नंबर में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो फिर रिमाइंडर कहाँ बचेगा? वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो जो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा इसका मतलब चेक कर लो आप। देखिए 702 में से अगर आप 9 माइनस करते हो कितना आएगा? 693। कितना जाएगा? 693। 693 क्या 12 से डिवाइड? पहले 12 से चेक कर लो। 12 से देखिए नहीं डिवाइड है, छोड़ दो तुरंत, नहीं कैंसिल हो रहा है। 720 अगर आप देखेंगे, 729 में से 9 जगह 720। 720 12 से डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, आप देख पा रहे 16 से भी डिवाइड है ये। ठीक है, और 18 से भी डिवाइड है, तीनों नंबर से डिवाइड। इस पर फोकस कर रहिएगा, ये तीनों से डिवाइड होने जा रहा है। अगर हम 756 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 747। और 747 देख पा रहे हैं कि 12 747 आ जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं कि 12 से ही डिवाइड नहीं, छोड़ दो इसको। और 783 में से 9 माइनस करेंगे 774 आएगा, ये भी 12 से डिवाइड नहीं है। है नहीं, 774 आएगा, 12 से डिवाइड है। 12 से डिवाइड तो है ये, बट 18 18 से चेक कर लीजिए। 18 चौक 72 2, 18 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो 720 नंबर एक ऐसा नंबर है, जब आप 9 माइनस करते हो तो वो 12 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है। इसी इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 729। इसमें कोई मेथड नहीं होता, मैं आपको इसी तरह से कोई जब कराता हूँ तो ऐसे ही सॉल्व कराता हूँ कि माइनस करके डिजिबिलिटी में चेक कर लेता हूँ, फिर आंसर लगा देता हूँ। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो मैक्सिमम आपके एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आए एग्जाम में आपके। आपसे कह रहा है इन स्कूल 442 बॉयज हैं, 374 गर्ल्स हैं। कह रहा है इनमें जो है, कह रहा है कि इनको मान ले कितने बड़ी सी बड़ी क्लासेस आपको बनानी, लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस बनानी है आपको। कि कौन सी मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस होंगी, इस तरह हो कि जिसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ जो गर्ल्स हों वो सेम हो। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस, की नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है आपको बतानी है। अगर 442 और 374 गर्ल्स से आपको क्लास बनानी, ज्यादा बड़ी मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है जिसमें बॉयज और गर्ल्स जो हैं सेम सेम। तो इनका फैक्टराइजेशन पहले कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इनका फैक्टराइजेशन करिए। तो 442 ये आपका है, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो। 2 टू जा 4, और कितना, सॉरी, 2 टू जा 4 आ जाएगा, और 221 आएगा। अब 221 आ गया। 221 भी 2 से 21 का फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा? आप देख लीजिए। 17 से जा रहा है, 17 1 जा 17, और 5, 17 × 3 × 2, ये इसका फैक्टराइजेशन करने पे आ रहा है 442 का। इसी तरीके से अगर हम 374 का फैक्टराइजेशन करते हैं, देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2 × करके मैं करता हूँ। तो 1 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, और 17 जाएगा, 2 8 जा, और 2 7 जा। अगर इस 187 को फैक्टराइज करो, कितने इसका फैक्टर आएंगे? तो आप देख पा रहे हो कि इसका 17 से जा रहा है, 17 मुझे, हाँ 11 आ रहा है। तो ये दोनों मिला के 2 फैक्टर आ गए। अब देखिए इनका फैक्टराइजेशन करने पे है 442 का, 374 हो का। अब आपको इक्वल नंबर ऑफ क्लासेस बतानी है, और लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, सो दैट ईच क्लास ऑफ बॉय नंबर एंड द सेम, गर्ल्स और बॉयज सेम हो। गर्ल बॉयज सेम आप देख पा रहे हैं कि यार 17 यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है क्या नाम है स्टूडेंट्स को बना सकते हो। तो कितने ना लिखा है ना, हैव बीन इनटू लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस सो दैट ईच क्लास ऑफ बॉयज नंबर द सेम एज द गर्ल्स नंबर। तो 17 2 से आ जाएगा आपका 34। कितना आ जाएगा? 17 2 जा 34। अब 34 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं मैक्सिमम पॉसिबल हो रहे हैं। और 11 यहाँ पे मिल रहा है आपको, 13 यहाँ पे मिल रहा है। इन दोनों अगर आपको ऐड कर दिया जाए 11 और 13 का, तो 24 मिल जा रहा है। कितना मिल जा रहा है? 24। तो 24 आपको मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि 24 क्लासेस बनाइए आप मैक्सिमम, हर एक में 34 जो है कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, जिसमें 17 बॉयज रख दीजिए, 17 गर्ल्स रख दीजिए आप, है ना।
जितना भी, तो 34 माने 24 नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगे और 34 स्टूडेंट्स रहेंगे, इसी हिसाब से जो एडजस्ट कर लीजिएगा। वो आप देख भी पा रहे हैं कि 442 374 अगर आप ऐड करेंगे तो जितना आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज आएगी। ये 442 374 आप ऐड कर लो, जितना अब 24 34 का मल्टीप्लाई करो तो लगभग वही दोनों चीजें बराबर आएंगी। तो जो नंबर ऑफ जो लार्जेस्ट पूछा था आपसे, पॉसिबल क्लासेस कितनी हो सकती हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 24। ठीक है, इक्वल लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस सो दैट नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स इज सेम, तो ना हुआ यही आपका हो जाएगा, है ना। चलिए, 34 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और 24 क्लासेस होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। 79 ये कह रहा है कि थ्री बेल, ये तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता रहता है कि 6 सेकंड बाद जलती है बजती है रिंग, 7 सेकंड बाद और 8 सेकंड के बाद, तो कब जो एक साथ बजेंगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं कि इसका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम 6 7 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट देखिए सबको कुछ कॉमन तो है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 42 × 8 करेंगे। देखिए 42 है ना, 7 6 कितना आ जाएगा, देख लें सॉरी, हाँ एलसीएम लेंगे तो कितना मल्टीप्लाई आएगा, 6 से 8 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24। 2 3 8 6 24 और × 7 कर लेंगे तो 168। कितना आ जाएगा 168। मेरा आंसर हो जाएगा 168 सेकेंड्स। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग विच, फिर वही वाली बात आ गई। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग विच, कह रहा है कि 1000 पेन है और 910 पेंसिल हैं। कह रहा है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि, और ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। एचसीएफ निकाल लीजिए इसका। ऐसा नंबर को बड़ा नंबर बताइए जो दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड करता हो। तो क्या निकालना है, आप सिर्फ एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम से कोई क्वेश्चन भर भर के आए हैं आपके। तो आप आ जाइए एचसीएफ निकालेंगे तो 101 910 का ऑप्शन से देख पा रहे हैं कि 91 से जा रहा है। 101 है क्योंकि आप ऑप्शन से अगर ध्यान देते तो ये तो इसको कैंसिल करेगा, इसको नहीं करेगा। ये देखिए बड़ा है दोनों से तो जाएगा नहीं। अब इन पे फोकस कर लो। 910 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जा रहा है। तो 91 आपका आएगा। 91 से ये भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ निकाल लेंगे तो 91, तो आपका आंसर हो जाएगा तो 91, है ना। तो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट 91 होंगे। और कितनी कितनी पेंसिल पाएंगे जिसको आप दोनों कर करके 91 से डिवाइड कर दीजिएगा समझ में, और उसी हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। चलते हम लोग आगे। हाउ मेनी वर्ड्स कह रहा था, ये भी देखिए आपका फिक्स पैटर्न है, बताया गया सारे क्वेश्चन। अगर आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन क्लास किए हुए हैं तो इसमें इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए हैं। एजुकेशन में आप देख पाए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ये 3 3 6 9 लेटर्स हैं। कितने हैं टोटल आपके नंबर ऑफ लेटर, आपके 9 हैं। से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। ये 9 आपके जो है लेटर्स हैं। कह रहा है कि जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स कौन कौन से हैं, अब आप देख पा रहे हैं ई ई है, यू है, और कौन सा है आपका ए आई ओ है, ए है, आई है और ओ है। इतने आपके वॉवेल्स हैं। कह रहे हैं कि जो है ये ऑक्युपाइड ऑड प्लेसेस पे होंगे। ऑड प्लेसेस का मतलब देखिए आपका वन, ये फर्स्ट प्लेस जो होगा ये आपका ऑड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस ऑड प्लेस है। तो फर्स्ट 3 4 छोड़ के ये फिफ्थ, 6 छोड़ के ये 7, 8 छोड़ के ये 9। ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं ये ऑड प्लेस हैं। और इन्हीं ऑड प्लेस पे इन वॉवल को बैठाना है। तो वॉवल्स कितने हैं 5, और 5 आपके ऑड प्लेसेस हैं। यानी कि जो 5 लेटर हैं आपकी ये ऑड प्लेस पे आएंगे, और बाकी जो 4 लेटर होंगे इवन प्लेसेस पे आएंगे। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो 5 लेटर है, 5 प्लेसेस हैं। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से वॉवेल को अरेंज करेंगे। बाकी 4 लेटर्स को जो है 4 प्लेसेस हैं तो उनको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करेंगे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप ओरली जानते हो कितनी होती है, 5 × 4 × 3 × 2 1 तो 5 × 4 20, × 3 60, 2 करेंगे 20, 120 आ जाएगी, है ना। और इधर करेंगे 4 का तो आप 24 जानते ही हैं। फैक्टर 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 2880 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2880 आएगा। इजी क्वेश्चंस में आएगा ये। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 12। ये भी देखिए क्लास का क्वेश्चन है, कराया गया है कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, 3 पॉइंट को मिलकर के ट्रायंगल बनता है। अगर 12 पॉइंट है तो उस 12 पॉइंट में से जब आप 3 पॉइंट को सेलेक्ट करते हो तब आपका ट्रायंगल बनता है। लेकिन उसमें कहा कि जो 4 पॉइंट आपके हैं वो कोलिनियर है, यानी एक सिधाई में है। यानी उन 4 पॉइंट में से जब आप 3 को सेलेक्ट करके जो जो ट्रायंगल बना होगा वो पहली बात ट्रायंगल नहीं होगा, वो ट्रायंगल इसमें शामिल हो चुका है। जो 4 कोलिनियर है उसमें इसका में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके भी जो ट्रायंगल जो यहाँ पे जो बनेगा, लेकिन हालांकि वो बनेगा ही नहीं, और लेकिन तब भी वो उसका नंबर यहाँ पे 12C3 में काउंट हो गया है। ये 12C3 तब है जब 12 पॉइंट में से 12 पे 12 कोलिनियर ना हो, तब आंसर आपका 12C3 होगा। लेकिन इसमें जो 4 कोलिनियर हैं, तो उस 4 कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि उन 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट को लेकर के जो ट्रायंगल बना होगा, हालांकि वो हाइपोथेटिकल होगा, बना नहीं होगा, रियल में नहीं होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। यानी 12C3 और -4C3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 12C3 की वैल्यूकेशन के लिए आप जानते हैं कि 12 फैक्टोरियल 12 NCR क्या होता है, सारी चीजें अगर आप नहीं पढ़े हैं जाकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास जाके देखिए। अब यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा 1 घंटे, आपको क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो 12C3 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 12 आएगा, नीचे 9 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12, नीचे 9 आएगा, तो 12 × 10। 9 फैक्टोरियल आएगा, नीचे देखिए 9, 9 फैक्टोरियल आएगा। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 6। फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ, एनसीआर मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n - r फैक्टोरियल। नहीं है तो कौन सा जाके पढ़ लीजिएगा, ये आएगा। और 4C3 की वैल्यू आ जाएगी 4। कैसे होगी ये भी समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए 4C3 की वैल्यू कैसे 4 होती है। अब फैक्टोरियल 4 होता है, नीचे 3 आएगा, फिर नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 में से 3 जाएगा 1। 4 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें जाके पढ़ लें। ये 4 आएगा, इधर देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 12। अच्छा इसमें 11 भी शामिल थी, 12 × 11 भी लिख लीजिएगा, 12 भूल गए हैं इसमें, फिर 11 भी लिख लीजिएगा। 12 11 10 तब ना 12, फिर 11 फिर 10 तब 9 आएगा। तो 6 2 जो कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, 10 2 9 20 आ जाएगा, 20 × 11 करेंगे 220 आएगा। और में से 4 माइनस कर देंगे तो 216 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो आंसर होगा 216 होगा। तो ये सारा बस सिर्फ जो आपको नैन्सी आर का फॉर्मूला पता है तो सारी चीजें यहाँ पे कर ले जाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, यहाँ पे अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 83 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहे इन ग्रुप ऑफ 6 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, जिसमें से 4 बच्चे को सेलेक्ट करना है और इस तरह सेलेक्ट करना है कि कम से कम उसमें एक बॉयज हो। देखिए एक बॉयज का मतलब ये होता है कम से कम एक बॉयज का मतलब कि चारों बॉयज हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक बॉय सेलेक्ट करने का मीनिंग पहले समझिए क्या होता है कि कम कम से कम एक का मतलब होता है उसमें चारों हो सकते हैं बॉयज, 2 बॉयज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं हो सकते। तो 6 बॉयज में से कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, तो 6 बॉयज में से क्या कर लीजिए, 4 के 4 बॉयज ले लीजिए, ये कंडीशन तो ये बन गई। या मैंने और प्लस 6 बॉयज में से 3 बॉयज ले लीजिए और 4 गर्ल्स में से 1 गर्ल्स ले लीजिए, ये कंडीशन ये बन सकती है। या एक कंडीशन और बन सकती है कि 6 बॉयज में से 2 बॉयज ले लीजिए, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल ले लीजिए, क्योंकि 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। यह कंडीशन और बन सकती है कि 6 बॉयज में से 1 बॉयज ले लीजिए और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले लीजिए। तो ये आपके पास 1 2 3 4 कंडीशन बनी है। इन्हीं चारों को सॉल्व करना है। आप चारों को सॉल्व करने के लिए मैं ओरल सॉल्व करूंगा, आपको एनसीआर का जो सारी जो कैलकुलेशन होती है जाके करिएगा। 6C4 की कैसे निकलेगी, 6 × 5 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 नीचे आ जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 6 × 5 30/2 करेंगे तो 15 आएगा। मैं देखिए डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कैसे लिखा हूँ फिर समझा दे रहा हूँ। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है, और 6 में से 4 जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा। तो 6 × 5 30 होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 30 में से 2 डिवाइड करेगा 15 आएगा। 6C3 कितनी आ जाएगी, 6 5, इसकी भी देख लीजिए, 6 × 5 करेंगे 30, × 4 करेंगे 120 आएगा। एक 3 कैंसिल होगा और 120 में से एक 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से × 4 करेंगे तो 20 × 4, C1 की वैल्यू 4 होती है, तो 20 × 4 करेंगे 80 हो जाएगा। 6 2 की निकालने तो 6 × 5 करेंगे 30, 4 से 4 कैंसिल, 30 में 2 डिवाइड करेंगे तो 15, 6 2 की वैल्यू आ जाएगी 15।
और 4C2 निकालेंगे तो 4 × 3 करेंगे 12, 2 से कैंसिल, 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगी, ये 90 आ जाएगी। इस 661 की ये 6 आ जाएगी, 4C3 की ये 4 आ जाएगी। ये 24 आ गई, कितने की 24, ये आपकी 90, ये आपकी 80, ये आपकी 15, सबको ऐड करना है। बताइए कितना है, 80 15 95 होता है, 500 185, और 24 ऐड करेंगे तो 185 में 15 जाएंगे 200, और 15 9 209 आएगा, कितना आ जाएगा 209, बजाय 24 ऐड कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कैसे इतनी जल्दी जल्दी आप वैल्यू निकाल पा रहे हैं एनसीईआर की। ये तब निकाल पाएंगे जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे और उनके सारे क्वेश्चंस को लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या कह रहा है बॉक्स, कह रहा है 7 8 रेड बॉल है, 7 ब्लू बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, एक बॉल का एट रैंडम पिक करना है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ना तो रेड हो ना तो ग्रीन हो। भाई जब ना तो रेड हो ना तो ग्रीन हो, तो ग्रीन को कैंसिल करिए, ना तो रेड हो, यानी 7 बॉल में से एक ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल ले लीजिए। आपका पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, ना रेड ना ग्रीन, तो 7 बॉल में से ग्रीन में से ब्लू में से एक ब्लू ले लीजिए, और बाकी 8 7 15 6 21 बॉल में से टोटल पॉसिबल आउटकम जो हमारा होगा 21 बॉल में से एक बॉल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक ही बॉल आपको लेना है। तो 7C1/20C1 हो जाए 21C1, तो 7C1 की वैल्यू आपकी 7 आएगी, और 21C1 की वैल्यू आपकी 21 आएगी। तो यहाँ अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1/3 आएगी। ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। हाँ 25 में थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कह रहा है कि इन अ क्लास, कह रहा है कि 30% ऑफ स्टूडेंट जो हैं, कह रहा है कि इंग्लिश में पास हुए हैं, 20% आपके फ्रेंच में पास हुए हैं, और 10% दोनों में पास हुए हैं। तो कह रहा है इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम, अब यहाँ से पढ़ना फिर ऊपर चले जाना। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज पास। कह रहा है कि ये पास्ड इंग्लिश और फ्रेंच, तो इंग्लिश और फ्रेंच में या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच में पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है, ये आपसे पूछा है। तो आप फॉर्मूला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है कि एन ए, आपने पढ़ा नहीं वाला, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एन ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बोथ, ये NA NB हो गया, और ये और वाला कंडीशन होती है। तो वही तो दिया, इंग्लिश या फ्रेंच में पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर के परसेंटेज कितना निकल रख दीजिए। तो NA की इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 30%, या 30 लिख दीजिए, और कितना बचे 30% पास हैं, और इधर और प्लस, और बी इसमें पास हैं दोनों में 20% फ्रेंच में पास है, 50 हो गया, और 10% दोनों में फेल हैं। 30 जिस 50 में से 10 40% आ जाएगा। 40% का मतलब अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5, 40/100 करेंगे तो 2/5 आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो 2/5 आ जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन विद दैट फॉर्मूले पे था। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जितने प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए थे काफी इजी क्वेश्चन आए थे, इसको आप आसानी से यहाँ पे कर सकते थे। 86 क्वेश्चन किया गया है। 86, 86 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए ये बॉयज हैं, ये आपका बॉयज हो गया, ये आपका गर्ल्स हो गई। कह रहा है रेशियो दे रखा है 7:8। तो कह रहा है कि 20% इंक्रीमेंट कर देगा बॉयज में, 20% इंक्रीमेंट का मतलब कि 120% हो गया, इस बॉयज का कर दें। और गर्ल्स में 10% का इंक्रीमेंट है, इंप्रेशन के लिए बॉय में 20% है, 10%, 20% 10% करेंगे 110% हो जाएगा गर्ल्स का। तो देखिए फिर रेशियो पूछा कितना हो जाएगा, तो 120% 7 का निकालेंगे तो 12 × 7 84, यानी 8.4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8.8। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, यानी आपका 84/88 आएगा। अगर आप 4 से कैंसिल करते हो तो 21/22 आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। 7 का 120% 8.4 होता है, 8 का 110% का 10% इंक्रीमेंट का मतलब 110%, तो 8 का 110% निकालेंगे तो 8.8 आएगा। रेशो निकालेंगे, पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा, 84 और 88 का रेशो निकालेंगे तो आसानी से मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। 86 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्राइंगल दे रखा है आपको 1/2
पहला साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 1/2, रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4। अगर मैं 2 3 4 का एलसीएम होता 12 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा आपका? 2 6 ये आ जाएगा, 3 4 12 होता है, 4 3 यानी अब हमने फ्रैक्शन हटा करके सबसे 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ये 2 6 हो जाएगा, 3 4 यहाँ से 12 सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपका वो हट जाए, क्या बोलते हैं उसको, नीचे वाला डिनोमिनेटर हट जाए। तो 6 4 3 हो गया। तेरा पेरीमीटर तेरे का 150, पेरीमीटर का मतलब 6 4 10 3 13, 13 यूनिट किलो पेरीमीटर, ऑल साइड सम 156 है, यहाँ से एक के निकालेंगे तो 12 आएगी। तो द लेंथ होगा लार्जेस्ट साइड माने कि आ जाएगी 6, तो 1 की 12 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 × 12 करेंगे 72 आएगी। मेरा आंसर हो जाएगा 72। कह द हाइट ऑफ ट्रायंगल डिक्रीज बाय 40% एंड कह रहा है कि बेस को 40% इंक्रीज कर दिया, एरिया में क्या चेंज हो जाएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको पता एरिया में चेंज क्या होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, सेम परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है। तो x² / 100% आप जानते हैं कि ये डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर एक लाइन में लिख देंगे कि 40 का स्क्वायर करेंगे, है ना, बाई 100 करके परसेंटेज का साइन लगा के यहाँ पे डिक्रीज लिख देंगे। 40 का स्क्वायर 1600 में 1600 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो 16% आपका डिक्रीज है। ये पेन फ्री आपका, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना आपको, पेन फ्री करना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता आपका क्या था, 16% डिक्रीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा मिल्क कंटेन 5% वाटर। कह रहा है कि मिल्क कंटेन करता है 5% वाटर। कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड, मिल्क को ऐड किया जा रहा है। अच्छा, टू 10 लीटर, 10 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन, नहीं मिल्क नहीं है ये, मिल्क इस तरह से समझे, यहाँ मिक्सचर है। मिल्क कौन सा माने, मिल्क का एक मिक्सचर है, वाटर और मिल्क का क्या है, एक मिक्सचर है। इसको ध्यान दिए, इसे मिक्सचर ध्यान दिमाग रहना चाहिए। 10 लीटर ऑफ मिल्क कह रहा है कि टू रिड्यूस टू 10%, कह रहा है कि 10 लीटर जो मिक्सचर में मिल्क में ऑफ मिल्क है, जो मिक्सचर है मिल्क का, उसमें कह रहा है कि उसमें कितना मिल्क और ऐड कर दें जिससे कि वाटर आपका 2% हो जाए। अच्छा, मिला क्या रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं और वाटर का परसेंटेज दे रखा। तो मैंने ये पूरा फिक्स पैटर्न का है, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने देखा होगा कहीं पे, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज ऐड करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस नहीं करते, हम अदर कंटेंट की जो रहता है उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन पे फोकस करते हैं। जैसे हम मिल्क ऐड करते हैं, हम वाटर फोकस करें, वाटर है कितना 5%, वाटर कितना है 5%, अब फाइनली हो कितना जा रहा है 2%। तो जब वाटर इतना हो जा रहा है तो टोटल जो क्वांटिटी होती है इसका जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है, टोटल क्वांटिटी इसका उल्टा रेशियो हो जाती है, यानी 2% से कितनी हो जाएगी 5%। दूसरी कितनी हो जाएगी। अच्छा, शुरू में क्या दे रखा है, टोटल है, और तो शुरू में जो टोटल मिक्सचर आपका दे रखा है तो दे ही रखा कितना मीटर मिक्सचर आपका, वो 10 लीटर का है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू जो आपकी दे रखी है वो कितनी है, वो 10 लीटर है। अगर 2 यूनिट की 10 लीटर, एक की 5, तो कितना इंक्रीमेंट किया है, 2 से 5 यानी कितना बड़ी वैल्यू पूछा आपसे, 2 से 5 यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 2 की यूनिट की वैल्यू 10, एक की 5, एक की 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 3 यूनिट की वैल्यू जानेंगे, 3 × 5 करेंगे 15। बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं। अगर आप एमयू के अगर एग्जाम देखेंगे उसमें पूछा भी गया है ना, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तुरंत आना नहीं है, अगर आपने कुछ देखा होगा तो 15 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 15। अब मत सोचिएगा कि तेज तेज पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत इस पे लेक्चर दिया हूँ आधे 2 घंटे तक, क्लासेस जब आप करेंगे तब आपको मालूम चलेगा किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो आप इसको देख करके मत सोचिएगा अभी इसे पढ़ा रही हैं। ये समझिए कि मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना, पेपर है तो पेपर को इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए, इस तरह, इसलिए इस वजह से ऐसा कराया जा रहा है। क्लास में ऐसे नहीं कराया जा रहा, क्लास में बहुत स्लो चलती है क्लासेस। करें एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स, कह रहा वॉज 62। कह रहा कोई एग्जामिनेशन है उसमें एवरेज मार्क्स जो आपका है वो कह रहा है कि 60 है। फिर कह रहा है कि 80 कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो चेंज हो गया है, कितना 95 से 70 हो गया। जब 95 से 70 मार्क्स हो जाएगा 80 कैंडिडेट का, खैर सी बात है, एवरेज जो पहले रहा तो एवरेज घटेगा, नंबर जब मार्क्स कम होगा तो एवरेज घटेगा। अब कह रहा है जो एवरेज हो जा रहा है वो 55 हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, जबकि आपने मार्क्स 95 से 70 हो गया, ईच लिख रखा है, ईच माने हर एक कैंडिडेट का।
95 70 का मतलब कितनी कमी हो रही है? 25 मार्क्स की कमी हो जा रही है हर स्टूडेंट में। अब कुल कितने स्टूडेंट का 25 25 मार्क कम हो रहा है। अब कुल कितने स्टूडेंट का मार्क कम हो रहा है? 25 हो रहा है, तो 80 स्टूडेंट का। तो 80 स्टूडेंट का अगर हर एक स्टूडेंट का 25 मार्क्स कम हुआ है और 80 स्टूडेंट टोटल हैं, तो टोटल जो सम होगा उसमें कितने मार्क्स में जो टोटल कमी आएगी कितने की आएगी? 25 इंटू 80 कर देंगे 2000 की। मार्क में इतनी कमी की वजह से एवरेज में चेंजेस आया कितने का आया है, देख पा रहे हैं? मार्क्स मार्क्स में तो इतने का कम आ गया आपका, तो एवरेज में कितना आया है डिफरेंस? एवरेज में डिफरेंस आया है 5 का। कितने का? देख 60 से कितना हो गया? 5, 55 हो गया, 5 का आया है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, पूछा है क्या? पूछा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, निकल नहीं जाएगा? आसानी से आप निकाल ले जाएंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ अगर कैंडिडेट पूछा है तो निकल जाएगा। क्या होता है देखिए, टोटल सम दे रखा 200 और एवरेज दे रखा कितना? 5। तो 2000, सॉरी 2000 ऑफ एवरेज से डिवाइड कर दिए डिफरेंस एवरेज का 5 से। यहाँ से निकल के नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट निकल के आ जाएंगे। तो 2000/5 कर देंगे 400। वो फार्मूले से भी लगा सकते हो, आप जानते हो कि एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट। एवरेज आपको कमी दिख रही है किसकी वजह से? 5 जो एवरेज घटा है किसकी वजह से? 2000 की वजह से, मार्क्स के कम होने की वजह से। एवरेज इक्वल्स टू 5, मार्क्स है 2000, नीचे नंबर ऑफ कैंडिडेट है, निकाल लीजिए डिवाइड करके। फार्मूला एवरेज का आप जानते हैं क्या होता है, बेसिक चीजें हैं। तो 400 आ जाएगा। 91 देखिए कह रहा है आपसे, कह रहा है सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 30 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर। जो क्वेश्चंस में कह रखा है ना कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कह रहा है वो 38 ज्यादा है एवरेज ऑफ दीज नंबर, इनके इन नंबरों के एवरेज से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम ऑप्शन पहले उठा लेते हैं 13। ऑप्शन से करेंगे, क्या करेंगे? इसको ऑप्शन से करेंगे। मान लो पहला 13 है, दूसरा ऑड नंबर 15 होगा, तीसरा आपका ऑड नंबर 17 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो सम हुआ कितना है? 15 13 28 7 45 हुआ सम। और जो इनका एवरेज होगा बीच में 15 है, क्योंकि भाई सीरियल दो दो का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एवरेज तो और नंबर है तो बीच वाला नंबर एवरेज हो जाएगा। मैं कौन इसका एवरेज निकाले? 13 15 17 का, तो डायरेक्ट निकालो बीच वाली वैल्यू 15, इसका एवरेज हो जाएगी। तो एवरेज 15 है, सम इसका निकल के आ रहा है 45। तो इनका डिफरेंस क्या 38 है इन दोनों में? बोला ना कि जो सम है, वो कह रहा है जो सम है वो ज्यादा है एवरेज से 38। यहाँ तो ज्यादा नहीं है, यहाँ 45, यहाँ 15, कितना ज्यादा है? यहाँ है 30 ज्यादा है। क्वेश्चन में तो कहा 38 ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब है हमारे ऑप्शन, आप 17 से चेक कर लेते हैं। अगर हम 17 पे जाते हैं तो आप देखें 17 होगा, 19 और 21। अगर मैं सबको ऐड करूँ 21 9 40 57 हो गया। सम कितना हो? 21 19 करेंगे 40 और 17 करेंगे 57। एवरेज कितना है? 19। तो एवरेज अगर 19 है और सम आपका 57 है, तो सम और एवरेज में जो डिफरेंस है, सम और माइनस है 57 और 19 में जो डिफरेंस है कितना ज्यादा है? सम कितना ज्यादा है एवरेज से? 38 ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई किस पे हो रही है? वो हो रही है 17। तो कह रहा है कि तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर? तो पहला नंबर क्या लिया जाए? 17 लिया जाए। तो वहां से अगर पहला और नंबर हम 17 लेते हैं, तो वहां से हमारी जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 17। 92 देखिए क्या कह रहा है आपसे। 92 में कह रहा है कि शॉपकीपर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि वो मेजर करता है और नाइन मान ली 1 मीटर नापना कॉस्ट प्राइस, बट ही लिखे ना कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल टू एट अ कॉस्ट प्राइस बट दिस फॉल्ट मीटर रॉड हिज मीटर रॉड मेजर इज 95 सेंटीमीटर ओनली, फाइंड इज गेन। भाई 100 सेंटीमीटर यानी मीटर रॉड अगर है तो 100 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन 95 सेंटीमीटर ही नापता है, 95 यानी 5 ही बेईमानी करता है। 5 की बेईमानी करता है कितना? 95। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, 1/19 आएगा। 1/19 की वैल्यू अगर आप जानते हैं तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/19 इंटू 100 करेंगे तो 5/19% आ जाएगा। ये पेन फ्री होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। तो डिसऑनेस्ट वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपका आसानी से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 93 क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2/5 का मार्क प्राइस, 2/2/5 ऑफ मार्क प्राइस देर इज अ लॉस ऑफ 25%। 25% का लॉस का मतलब ये हुआ कि आप सेल कितने में कर रहे हो? सेल कितने? 75% में कर रहे हो। भाई 75 लॉस, 20 2500 में से 25 माइनस कर दो। और जो सेल कर रहे हो सेलिंग प्राइस क्या कह रहे हैं?
कितना दे रखा है? 2 बाय सेलिंग आर्टिकल ऑफ 2/5 ऑफ मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस आपका 2 है, यानी सेलिंग प्राइस आपके यहाँ पे 2 यूनिट है, यानी 75% की वैल्यू 2 यूनिट है। आपसे पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अगर 75% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल लीजिए। तो आप देखिए 25 3 जा, ये 25 4 जा, 3 की वैल्यू 2 है तो 1 के 2/3 होगी, 4 के निकलेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आ जाएगी। ये 8/3 क्या आया? ये 8/3 सीपी आया। 100% का मतलब सीपी होता है। तो हम 75% वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू आ गई 8/3 जो कि सीपी है। आपसे पूछा द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है? 5 यूनिट, नीचे वाला वैल्यू मार्क प्राइस, ध्यान देना है यहाँ पे। ये आपका मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस आपका 5 है, रेशियो निकालना है आपको। आपको एमपी और सीपी में रेशियो निकालना है। एमपी आपका 5 है और सीपी अभी आपने 8/3 निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 और 8 1 जा 8, तो 15 रेशियो 8 आएगा। मार्क प्राइस सीपी रेशियो निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 15, सॉरी 15 8 आएगा। किससे पूछा था? रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। 8/3, तो मार्क प्राइस में रेशियो निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे तो रेशियो आपका आ जाएगा 15:8। अगर आपका रेशियो निकालना होगा सीपी और एमपी में तो 8 और 15 आएगा। तो इसको ऑप्शन देख लीजिएगा। तो रेशियो तो अगर मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में पूछेगा तो 15:8 का आएगा। ठीक है। इसको हाँ, अगर यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अगर पहले आएगा तब आएगा 8:3 इंटू 5 करेंगे तो 8:15 आएगा। तो जो हम भी अगर सीपी एमपी निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 8:15। अगर एमपी सीपी निकले 15:8। और इसमें देख लीजिए जो पूछा, मार्क पर तो उल्टा सीपी, तभी वाला थोड़ा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों का लिख दिया हूँ, एमपी और सीपी और सीपी और एमपी। एमपी सीपी में जो रेशियो होगा वो 15:8 का होगा, यहाँ पे 8x15। ठीक है। इसको मैं देख ले रहा हूँ कि दोनों में क्या दिया हुआ है, तो 8x15 ही होगा, है ना। ठीक कर लीजिएगा। हाँ, 15x8 होगा। ठीक है, चलिए। तो बना लीजिएगा आंसर यहाँ पे, जो कि मार्क प्राइस दे रखा है, तो अगर ये दिया है तो इसको बना लीजिएगा 15x8। करो व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्ट, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। साफ साफ दिख जाए। आप जानते हैं, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ रखा है, आप जानते हैं कि 18 का जो स्क्वायर होता है 324 होता है। तो साफ साफ दिख रहा है 326 है, पॉइंट यहाँ पे 5 डिजिट, यहाँ 5 डिजिट ये भी है, 0.3। हाँ, और यहाँ पे माइनस का भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देख लीजिएगा। यहाँ पे देख क्या दे रखा है आपका, 0.0000326, 6 डिजिट है। और 0.00002 माइनस कर देंगे, इसमें से 2 जाएगा 4, ये 2, ये 3। अब ये 000 हो जाएगा। आप देखना है बस 324 को देख करके ही आप समझ जाए कि 18 का स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये चीज माइनस करनी होगी। अगर मैं आपको बता भी दूं, देखिए 0.0324 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 324 लिख सकते हो, 324 डिवाइड बाई 10 की पावर 6। अब जब इसका, अब स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, ये देख लीजिए। ये 18 का स्क्वायर है, ये 18 अपॉन ये 10 की पावर में इसको 3 लिख सकता हूँ, पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकल लीजिए। तो 324/10 की पावर 6 को 18/10 की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। SQ है ये सब तो बेसिक चीजें हैं यार, इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा टाइम नहीं देना आपको। 95 ये क्या कह रहे हैं आपसे, ये देखिए आपका उसका क्वेश्चन आ गया ये। कह एन बी कह रहा एंटर इनटू पार्टनरशिप विद द कैपिटल रेशियो इतना इतना। देखिए ए और बी की बात, सी तो नहीं आ रहा है इसके अंदर ना, सी नहीं आ रहा। चलिए, दो ही लोग हैं, ए और बी। चलिए, क्या कह रहे हैं, कह रहा पार्टनर्स बन गए 4 5, जो रेशियो में एंटर करते हैं आफ्टर 3 मंथ। देखिए 4 और 5, आफ्टर 3 मंथ कह रहा है ए जो है ये 1/4 ड्रॉ कर लेता है और बी जो है 1/5 ड्रॉ कर लेता है। देखिए 3 मंथ बाद, तो इसका मतलब वो 10 महीने की बात भी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 महीने की बात नहीं कर रहा, 10 महीने की बात है। 3 महीने बाद जो है ये 1/4 ड्रॉ करते हैं, 1/5 ड्रॉ करते हैं। रेशियो है 4x5। चलिए कुछ नहीं हो गया, बस बहुत ही ईजी है। तो
अगर मान ले 4 यूनिट है तो तीन, तो फर्स्ट 3 मंथ में तो उसको मिलेगा 4 यूनिट का पैसा, जो प्रॉफिट होगा उस पर मिलेगा। लेकिन 3 महीने बाद उसने 1/4 विड्रॉ कर लिया, 4 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। 1 ड्रॉ कर लिया तो बचा कितना आपके पास, 3 यूनिट। भाई 4 था, 1/4 विड्रॉ कर लिया, यानी 1 विड्रॉ, तो बचा कितना, 4 में से 1 गया, 3 यूनिट। अब इस पे इसको प्रॉफिट मिलेगा। और कितने महीने के लिए मिलेगा, 7-10 महीने की बात है, 3 महीना हो गया, 7 महीने के लिए मिलेगा, तो फिर इस टू 7 कर देंगे। तो यहाँ प्रॉफिट निकल के आ गया, यहाँ प्रॉफिट निकल के आ गया, तो दो तरीके से यहाँ होगा। ए का निकल गया, बी निकाल इस तरीके से। बी का 5 है तो शुरू में 3 मंथ में मिलेगा, और नेक्स्ट जो बचेगा 1/5, यानी एक इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 5 में से एक जाएगा, बचेगा 4। 4 पे 7 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा। ये सॉल्व कर लीजिए, नहीं हो पाएगा। ये 12 है, 21, 12 और 21 करेंगे तो 33 आएगा रेशियो। ये 15 और 28 करेंगे तो 43, 43 आएगा। क्या पूछा था आपसे, ए का शेयर पूछा था ना, निकाले ए का जो शेयर ने पूछा था। तो प्रॉफिट ऑफ ए का देखिए 33 का मल्टीपल होगा, 33 का मल्टीपल मुझे लग रहा है एक ही दिख रहा है। कहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा आपका 330, आंसर हो जाएगा। या तो फिर आप क्या करेंगे, 33 43 ऐड करें, 76 लिखेंगे। ऐसे सॉल्व भी कर लेंगे, 76 यूनिट, और 76 वैल्यू 760 है। एक की निकालेंगे 10, तो 33 की निकालेंगे, 33 × 10 करेंगे, 330 आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 96 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कह रहा है अमाउंट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल आपका अगर ये दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल अगर आपका ये पी है, और ये सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है नंबर ऑफ रिपीटिंग द रेट, और कह रहा है कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिप्रेजेंट एंड टाइम इन ईयर टू बी इक्वल, यानी आर और टाइम क्या है, इक्वल है। तो बीच ऑफ द प्रिंसिपल लेंट आउट, कितने साल, यानी टाइम की वैल्यू आपसे पूछा, कितने साल के लिए पैसा उधार लिया गया है आपसे पूछा है। तो सिंपल आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ऐसा ही क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 ही तो होता है। तो SI कितना दे रखा है आपका, आपको पता है 9 यूनिट। 9 की वैल्यू के प्रिंसिपल दे रखा है 16, रेट और आर दोनों बराबर है, आर की जगह आप टी लिख दीजिए। टी तो है ही है, तो टाइम ही आपको निकालना है, और नीचे आपका 100 आ जाएगा, इसी सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, एक 16 × टी का स्क्वायर हो जाएगा, 16 यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप करेंगे देख लीजिए कितना आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है, 16 85 है, टी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, कट कैंसिल मत करो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा ये, यानी टी की वैल्यू आ जाएगी 900 का स्क्वायर करें, रूट स्क्वायर रूट 30 आएगी, 16 का लोगे 4 आएगा, 30/4 आनी 30/4 आनी 15/2, कितना जाएगा 15/2। 15/2 का कहीं देख लीजिए कहाँ पे, तो 15/2 ईयर्स आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, है ना, डायरेक्ट हमने कुछ किया ही नहीं, आसानी से निकाल दिया। 97 देखिएगा कह रहा है, यार एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इन इक्विलेटरल, देखिए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन सर्कल रेडियस होती है, इन सर्कल जो होता है उसकी जो रेडियस होती है, इन रेडियस जिसे कहा जाता है A/2√3 होती है। कितनी होती है, A/2√3, आपको ओरली पता होनी चाहिए, A/2√3 होती है। ठीक है, तो अब एरिया निकालना, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए, एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल, हाँ तो इन सर्कल, तो हाँ तो रुक जाइए, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालना, एरिया ऑफ निकालना है आपको, सर्कल का एरिया निकालना है ना, πr²। तो πr² निकालिए, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा आपका पाई आर, द एरिया ऑफ इन द सर्कल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ साइड, नहीं नहीं देखिए गड़बड़ी कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड, एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ इक्विलर ट्रायंगल, ठीक है, साइड दे रखिए 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालिए एरिया, πr² हो जाएगा। भाई किसी भी सर्कल की एरिया πr² होता है, पाई की 22/7। आर निकाल लिए, आर निकालें A/2√3, ए की वैल्यू देखो 42, तो 42, इसका स्क्वायर बाद में कर लेंगे, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर √2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा। इसी को सॉल्व करना है, देखिए कितना आता है, 22/7, या 42 × 42,
और ये आ जाएगा 12। ये 7 6 जा, 8 6 2 जा, 8 2 21 जा, 21 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूना 42, 4 46, 462 आएगा। इसमें भाटा करना मत यार, है ना, कुछ था ही नहीं, मुझसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हमें सर्कल का एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्यों निकलवाएगा, 42 साइड दे करके डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा, √3/4 a², तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आपसे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसके अंदर जो सर्कल बना है उसका एरिया पूछा था। यानी अगर मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसे कोई सर्कल इसका इसके अंदर है, इसके रेडियस दे रखा है, हमने निकाली ली थी कितनी होती है, तो इस सर्कल का एरिया पूछा है आपसे कि ये आपका निकाले, है ना ये। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। A/A केवल 42, ये मतलब क्या है जानते हैं, ट्रायंगल का साइड है ये, क्या है, ट्रायंगल की साइड। चलिए आगे चलते हम लोग। 98 दिया कह रहे हैं, 98 देखिएगा, अगर आपने क्वाड्रेंट पढ़ रखा है तो आसानी से निकाल लेंगे। आपसे पूछा है कि ये आपका फिगर दे रखा है, बीच में स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा होगा, बाकी आपसे पूछा है जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसी का एरिया पूछ लिया आपसे। फर्स्ट एरिया अनऑक्युपाइड स्पेस जो ये है ना, इसी का क्या पूछा आपसे, एरिया पूछा है। तो आप देख पा रहे हैं, पूरा अगर आप निकाल पाते, अगर 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी है ना, तो कुल मिला के 2 सेंटीमीटर इधर भी है, दो इधर भी, इसकी साइड भी दो है, ये वाली साइड भी दो है, ये वाली साइड भी दो है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो। आप देख पा रहे हैं कि सर्कल का चौथा पार्ट है ना, ये क्वाड्रेंट है ना, यहाँ भी देखिए 1/4 ऑफ सर्कल है, ये भी 1/4 ऑफ सर्कल है, ये भी 1/4 ऑफ सर्कल है। तो चारों सबकी रेडियस सेम है, तो ये चारों का जो आपका क्वाड्रेंट है, आप सर्कल है, अगर इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा। तो पूरे हम, अगर हमें एक अनऑक्युपाइड स्पेस का एरिया निकालना है, अगर हमें अनऑक्युपाइड स्पेस का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करें, हमें अनऑक्युपाइड अगर स्पेस का एरिया निकालना है, लिखिए अनऑक्युपाइड लिख लेना आप, ठीक है। अगर निकालना है कैसे निकालेगा, निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे पूरे सर यानी स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से हम माइनस कर दें ये चारों जो आपके क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है उनके एरिया को माइनस कर दें। और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एरिया क्या होता है भाई, पूरे सर्कल का 1/4 होता है। और कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 हैं, तो 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 × πr² कर लो यार, यही तो होगा, यानी मिला करके पूरा मिला के πr² हो जाएगा। इस स्क्वायर का एरिया थोड़ी पता चल जाएगा, 2 सेंटीमीटर के रेडियस, अगर साइड एरिया कितना, 2 2 4 हो गया, भाई 4 4 कैंसिल हो जाएगा, πr²। वैसे ओरली भी जानते हो, अगर मैं चार, इन चारों को ऐड कर दूं, हमें एक पूरा कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा, है ना। और सर्कल के πr² होता है, तो πr², पाई की वैल्यू आप जानते ही हो, आर रेडियस कितनी 1, तो 5 × 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा। 4 में से पाई माइनस करना, पाई का मतलब होता है 3.14, इसमें से माइनस करो 0.86 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.86, ठीक है। ठीक है, आसान था ये भी। चलते हम लोग नेक्स्ट, 99 क्या कह रहा है, 99 में आपसे कह रहा है कि a man कैन गो राउंड द सर्कुलर पाथ 8 टाइम्स इन 40 मिनट। देखिए 8 टाइम्स, मान कोई आदमी है वो सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाता, 8 चक्कर लगाता है, 8 टाइम्स लगाता है, वो कह रहा है कि 8 बार जो है 40 मिनट्स में। अगर वो 40 मिनट्स में 8 टाइम्स लगा तो 1 टाइम्स का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता होगा, 5 मिनट्स। ये चक्कर करने पूरा करने में कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा। अब उसने क्या किया है, मान ली इसका सर्कुलर पाथ आपका ये था, अब उसने सर्कुलर पाथ को बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया, और कितना बड़ा कर दिया, जितना ये पहले इसका डायमीटर था ना उसका 10 गुना कर दिया। कितना कर दिया, अगर ये t टाइम्स था, ये 10 10 t हो गया है, कहने का मतलब ये 10 टाइम्स हो गया। और कह रहा है जो स्पीड है, स्पीड क्या रखा है, वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है आपकी, वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस तो टाइम क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो पहले अगर एक चक्कर लगाने में 5 मिनट लगता था, अगर डिस्टेंस को आपने 10 गुना कर दिया है, डायमीटर आपने क्या कर दिया, 10 गुना बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो टाइम भी 10 गुना बढ़ जाएगा।
यानी अब एक चक्कर लगाने में जो पहले 5 मिनट लगते थे, अब एक चक्कर लगाने में 50 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे? अब एक चक्कर लगाने में आपको 50, 10 गुना बढ़ा टाइम, डिस्टेंस 10 गुनी बढ़ी तो टाइम भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 50 मिनट्स लगेंगे। मेरा आंसर हो जाएगा 50 मिनट्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया है आपको, बोला कि इनइक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सर्कल है, दोनों सबके पेरीमीटर इक्वल है। क्या है? सबके पेरीमीटर इक्वल है। ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे? पेरीमीटर आपके सारे कह रहा है इक्वल हैं। कह रहा है इफ स्क्वायर एंड सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर सबका, इफ टी, कह रहा है टी डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस जो है एरिया ऑफ स्क्वायर है और से एरिया ऑफ सर्कल है, जरा बताइए कि क्या रिलेशन होगा। अब देखिए, सबके पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? हम मान लेते हैं कि सबका पेरीमीटर मान लेते हैं कि एक्स है। जो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो पेरीमीटर क्या होता है, तीन चीजें बन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। अगर तीनों के पेरीमीटर इक्वल है, मान लेते हैं एक्स है, तो ये जो इनका तो तीनों साइड इक्वल होती है, मान इनकी साइड ए है तो पेरीमीटर क्या हुआ, 3 है। और पेरीमीटर है कितना इनका, एक्स, मान लेते हैं एक्स पेरीमीटर है, तो 3 ए की वैल्यू एक्स हो, क्योंकि ऑल साइड सम करेंगे तो पेरीमीटर निकल के आता है। तो हमें सारी साइड को अगर ऐड करते हैं, ए प्लस यानी 3 है, 3 ए की वैल्यू एक्स आएगी। तो अगर मैं यहाँ से ए निकालूं क्या आ जाएगा, x/3। यानी यहाँ पर ट्रायंगल की साइड अपॉन एक्स, ए की वैल्यू जो आ रही है x/3 है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ स्क्वायर की भी साइड मान लेते हैं कि ए सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो भी इसका साइड रही होगी, जो भी इसका साइड हो, मान लो बी इस साइड का है, तो आप क्या लिखोगे कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू बी की वैल्यू एक्स है, यहाँ अगर बी निकालोगे तो आप बोलोगे x/4। ये आपकी स्क्वायर की साइड हो जाएगी। अगर हम कहें इसकी रेडियस आर है तो आप क्या बोलोगे, इसकी रेडियस अगर आर है तो इसका जो पूरा पेरीमीटर होगा वो 2 पाई आर होगा, और 2 पाई आर भी एक्स के बराबर होगा। तो यहां से एक्स के निकालेंगे, अगर आर के निकालते हैं तो x/2 पाई। तो मुझे यहाँ पे रेडियस भी पेरीमीटर के फॉर्म में निकले हुए, इनका हमें स्क्वायर की भी साइड निकल के आ गई और ट्राइंगल की भी साइड निकल के आ गई। अगर मैं इनका एरिया निकालूं तो कितना एरिया क्या होता है, एरिया होता है, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करेंगे तो x², x/3 का स्क्वायर करेंगे तो x²/9 आएगा। इसी को आपको सॉल्व कर लेना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 से 3 का देखिए आ जाएगा x², और √3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। तो 12√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12√3 आ जाएगा। 12√3 का मतलब √3 की वैल्यू होती है 1.73। अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सिर्फ 7 3 या 7 ही ले लीजिए, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है इसकी साइड आ जा रही है, ट्रायंगल की साइड जो है सबसे ज्यादा आ जा रही है। नीचे डिनोमिनेटर जो आएगा 12×84, ये 20 के करीब में नीचे मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी x² / 20 मान लेते हैं हम 8 लिख ले रहे हैं। ये हमारा एरिया निकल के आ रहा है किसका, ये एरिया निकल के हमारा आ रहा है ट्रायंगल का। अब हम चाहते हैं स्क्वायर का निकल, स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर होता है तो x²/16, ये डायरेक्ट निकल के इसमें कुछ करना ही नहीं है, x²/16 आ गया। अगर मैं हम यहाँ एरिया निकालें इनका सर्कल का, तो πr² होता है, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये x², ये 4 इंटू पाई का स्क्वायर करेंगे, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x²/4 इंटू पाई आ जाएगा। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 ना, 3.14 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं x²/12.56 आ रहा है लगभग। तो ये देखिए सबका एरिया आपके सामने आ गया। अब इन पे कंपेरिजन करना कितना आसान है। न्यूमरेटर आपका सबका सेम x²², डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होगा। तो आप देखें सर्कल का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है यानी सबसे बड़ा एरिया होगा, और सबसे बड़ा यानी कि ऑप्शन ये दोनों तो चले गए। यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है, लिखे ना T <s < C, सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पे जो आ रहा है आप देख पा रहे हैं कि किसका आ रहा है, स्क्वायर का आ रहा है। यानी T <, यानी उसके बाद जो नंबर लगेगा स्क्वायर का आएगा उससे बड़ा, और सबसे छोटा आपका ट्रायंगल होगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। क्योंकि ट्रायंगल का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा था, इस एरिया सबसे वैल्यू सबसे छोटी आएगी। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने टोटल जो यहाँ पे
नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं क्वांट के, वो 50 क्वेश्चंस की। कितने हैं? 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे किया है। एक एक क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन आपका किया। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया हो। तो आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप भी जो है क्वेश्चंस को विद इन टाइम कर पाएं, और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एमयू एमबीए को टारगेट कर रहे हैं। आप एमयू एमबीए के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2027 को। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन पहले से कर रखे हैं, उनकी तैयारी है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं है, जिससे उनके जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में सही से वो छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, प्रैक्टिस भी, सारी चीजें हमारी एक ही जगह हो जाए। और बिल्कुल जिस तरह से एमयू एमबीए का एग्जाम पिछले 6 सालों में जिस तरह से पैटर्न आ रहा है, उसी पैटर्न पर हो जाए। तो अभी कॉन्सेप्ट आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पिछले 6 सालों से एमयू के एमबीए की तैयारी करा रहा है। यूट्यूब पे सबसे अगर पुराना कह सकते हैं कि चैनल है जो कि एमयू एमबीए की प्रिपरेशन कराता है, तो मुझे लगता है कि अभी कॉन्सेप्ट आपका है। ऑनलाइन की अगर बात करें तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें अच्छे से पता है कि एमए एमबीए के एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उनका मॉक किस तरह से तैयार करना है, उनकी ई बुक किस तरह से तैयार करनी है, किस तरह से उनकी क्लासेस लेनी है, ये हमें अच्छे तरीके से पता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2027 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने तीन, पहली चीज़ क्या लॉन्च कर रखी है, हमारी ई बुक है। इसे हमारी, आपकी जान लीजिए, ई बुक है। तो आप में से जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें क्वांट भी आती है, हमें रीजनिंग भी आती है, हम सारी चीजें पढ़ रखे हैं, बट हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, तो ये हमारे 3500 की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक है, ये एम यू एम बी ए के 2027 के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप इसको जो है इनरोल कर सकते हैं, आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। ये कहाँ से मिलेगी आपको? ये अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट है हमारी, अभी कॉन्सेप्ट.com, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। एक हमारा अभी कॉन्सेप्ट का ऐप है, वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं, और इस बुक को लेकर के आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप जानते हैं, ये तो ई बुक के बारे में बता दिया मैंने। दूसरी चीज हमारी क्या है, एमयू एमबीए 2027 के लिए हमने मॉक टेस्ट भी हमारा लॉन्च हो चुका, बिल्कुल अपडेटेड है। जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी सेक्शन से, सारे सेक्शन से हमने क्वेश्चन ले रखे हैं इस मॉक के अंदर। 10 फुल लेंथ मॉक है, 100 सेक्शनल टेस्ट है, ये आपको मिलेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सभी को पता है कि मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बिना मॉक के अगर आप मान ले चलेगा एग्जाम देने, तो होता क्या है कि क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, आपकी आदत नहीं रहती क्वेश्चन सॉल्व करने की विद इन टाइम। तो मॉक के थ्रू टाइम मैनेजमेंट होता है, और ऐसा मॉक जो आपके एग्जाम पैटर्न पे हो तो और भी बेहतर बात है। तो यहाँ पर जो आपको मॉक मिलेगा वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे मिलेगा। तो हमारा ये मॉक भी लॉन्च हो चुका है। इस मॉक को भी आप परचेज कर सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट और अभी कॉन्सेप्ट के ऐप से यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर मेरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, अभी मैं क्वांट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ विद इन टाइम, रीजनिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है, और भी सेक्शन जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करें? उनके लिए हमने एम यू एम बी ए 2027 का बैच भी लॉन्च कर रखा है। इस बैच की क्या खास बात है? इस बैच के अंदर क्वांट के जितने भी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, सारे सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से क्लास है, आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, तब भी यहाँ से अगर आप इस बैच को परचेज करेंगे तो आपको बिल्कुल जीरो से तैयारी कराई गई है, और एग्जाम के लेवल तक ले जाया गया है आपको। ये कंप्लीट बेसिक टू एडवांस बैच है आपका। यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट, आपके रीजनिंग हो, चाहे वो आप क्वांट हो, इंग्लिश हो, जितनी भी जनरल अवेयरनेस हो, सारे टॉप जितने भी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारे यहाँ पे आपको अच्छे से कराया गया है बैच के अंदर, आराम से कराया गया है। पूरा बैच यहाँ से आप कंप्लीट करिए, पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आपको अलग से ई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग बैच को परचेज करेंगे उनका उनको इस बैच के अंदर ई बुक भी मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी आपका इसी इसी बैच के अंदर इंक्लूड रहेगा। जो जीडीपीआई की क्लासेस होती हैं, जब आपका रिजल्ट आता है, वो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस फ्री में दिया जाएगा। यानी ये पूरा कंप्लीट है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। बैच के अंदर कॉन्सेप्ट, पूरी क्लासेस, मॉक, ई बुक, जीडीपीआई, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको दिखेंगे। कैलकुलेशन की सारी क्लासेस, जिसकी आपको टाइम मैनेजमेंट हो सके उसकी क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। डाउट ग्रुप आपका रहेगा टेलीग्राम के अंदर, जिस पे आपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर 94 वाले जो नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं इस बैच से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, तो 9450808009 वाले नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी एमयू और जामिया का कंबाइन करके है। उस चैनल का हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, तो वहां पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे कि अब जैसे कुछ भी अपडेट आता है एमयू से रिलेटेड एग्जाम का, तो वहां पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू चाहते हैं एमयू का दर ईयर का पीवाईक्यू, वो भी आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर हमको पीवाईक्यू चाहिए, तो आपको बता दिया जाएगा पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बतानी थी कि क्या क्या 2027 वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीजें हम लेके आए हैं। आई आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, जैसे कुछ भी अपडेट होता है इस एग्जाम से रिलेटेड, हम लोग फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं।